सफेद बाघ की बातें सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो गए। यह एक घोर नस्लीय भेदभाव था और यह उनके सामने अनायास ही लाया गया था। शुरुआत से ही व्हाइट टाइगर ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वास्तव में अपने दिल में उसने उन्हें खतरा तक नहीं समझा। व्हाइट टाइगर के पीछे विभिन्न कुलों के विशेषज्ञ एक के बाद एक हंसे, स्पष्ट रूप से व्हाइट टाइगर के शब्दों के अनुरूप। तुम क्या कहते हो? यदि तुम आज मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके तो मैं तुम्हें अपना दास मान लूंगा। व्हाइट टाइगर ने दबंग तरीके से कहा, उन दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और लगातार अपनी प्रभावशाली आभा बढ़ा रहा था। तियान सोंगजी और मोसुई विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने व्हाइट टाइगर की प्रभावशाली आभा को जाने देने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे अब तक घुटने टेक चुके होते। ऐसे अनुपम वरिष्ठ भाई के सामने उनके पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। आमतौर पर इन वरिष्ठ भाइयों के साथ उनकी अनबन होती। हालांकि वे एक ही स्कूल से थे, वे अलग अलग कुलों के थे। उनके पास मानव जाति की विशेष काया भी नहीं थी, जो उन शक्तिशाली कुलों के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इस व्हाइट टाइगर की एक रहस्यमयी उत्पत्ति थी और यह बहुत अत्याचारी था। एक साधारण व्यक्ति बस इसका विरोध नहीं कर सका। इसके अलावा वे अच्छी तरह जानते थे कि भले ही उनके गुरु ने उन दोनों को महत्व दिया, लेकिन वह इस सफेद बाघ को और भी अधिक महत्व देते थे। अगर उन्हें चुनाव करना होता तो उन्हें एक पल में छोड़ दिया जाता। गुलाम बनने की तो बात ही क्या, अगर वे मारे भी जाते तो उनका मालिक इस बारे में कुछ नहीं कह पाता। वरिष्ठ भाई, हमने सच में झूठ नहीं बोला। इस समय मौजू बहुत चिंतित थी। यदि इस सफेद बाघ को वास्तव में कोई कारण मिल गया तो वे वास्तव में गुलाम बन सकते हैं। इस सफेद बाघ और उन मानव दासों के बारे में सोचकर वे सिहर उठे बिना न रह सके। वे स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ वास्तव में इस वरिष्ठ से डर गए थे। मौजू ने जल्दी से कहा, आप अधिक से अधिक साहसी हो रहे हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मुझे नहीं पता? यह मानव अधिक से अधिक गहन जीवन क्षेत्र में है और आपने वास्तव में कहा था कि उसने उन स्वर्ग को खाने वाले चमगादड़ों को डरा दिया। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? सफेद बाघ ने ये जिवेन पर नजर डाली। इस समय ये जिवेन, जिसने अपनी आभा को नियंत्रित किया था, अधिक से अधिक शुरुआती गहन जीवन क्षेत्र में लग रहा था। प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में ऐसा कल्टीवेटर बेहद आम था। ऐसे व्यक्ति के लिए वास्तव में स्वर्ग को खाने वाले चमगादड़ को डराने में सक्षम होना यह केवल एक मजाक था। इसके अलावा वह पहले से ही इन दो मनुष्यों से असंतुष्ट था। वे केवल नीच रगबीज थे, फिर भी उन्होंने उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का साहस किया। आमतौर पर उसका मालिक भी इन दोनों इंसानों को हेय दृष्टि से देखता था। मुझे लगता है कि तुम लोग तब तक आंसू नहीं बहाओगे जब तक तुम ताबूत को नहीं देख लेते। हम सफेद बाघ ने ठंडेपन से परेशान किया। अचानक तियान सोंगजी और मोसुए को लगा जैसे उन्हें एक भारी झटका लगा हो। उनके शरीर पर भारी चोटें लगी थीं और वे मुंह भर खून थूकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। एक पल में उनके शरीर जमीन पर गिर गए, उठने में असमर्थ रहे। हाँ बड़े भाई, शाबाश। उनका नीच रूप देखो। इंसानों को ऐसा होना चाहिए, कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े रहना। उल्लेख नहीं करने के लिए वे मानव जाति में केवल साधारण रक्त रेखाएं हैं। उनकी तुलना हमारे शाही खानदानों से कैसे की जा सकती है? अगर यह मास्टर की लाड़ प्यार के लिए नहीं होता तो वे इतने ढीठ कैसे हो सकते थे? एक महिला ने अपनी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी के साथ एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, यह सही है, ये लोग वास्तव में ढीठ हैं। यह सही है, ये लोग वास्तव में अहंकारी हैं। सबसे बड़े भाई, आप उनसे अपनी मित्रता के कारण उन्हें बचाने आए थे। किसने सोचा होगा कि वे आपको बरगलाने और आपको झूठी जानकारी देने की हिम्मत करेंगे? यह बस अक्षम्य है। समय आने पर हम उन्हें गुलाम बना लेंगे। इसे ऐसा होना चाहिए। आपको उन्हें कोई चेहरा नहीं देना चाहिए। इस समय वह आदमी जो पत्थर से गिरा हुआ लग रहा था बोला, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई, मुझे पता है कि आपने हमेशा हमें नीचे देखा है, लेकिन कृपया हमारी मानव जाति का अपमान न करें। हमारी मानव जाति इतनी बुरी नहीं है। मत भूलो, सबसे हालिया सम्राट भगवान भी हमारे मानव जाति से थे। जाति तियान सोंगजी को एक शक्तिशाली बल द्वारा कुचला जा रहा था। वह उठ भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानना था। यह सही है। जब किन सम्राट अभी भी सत्ता में थे तो क्या आपने इतना घमंडी होने की हिम्मत की? आपके व्हाइट टाइगर कबीले के पुराने पूर्वज को किन सम्राट ने अपना पर्वत बना लिया था उस समय क्या आपने यह कहने का साहस किया कि मानव जाति सभी कुत्ते थे? मोसू ने गुस्से से कहा। बहन मोसू, तियान सोंगजी अचानक चौंक गया। मोशुए के मुंह में कोई फिल्टर नहीं था। वह उसे रोक नहीं सका। किसी को पता होना चाहिए कि इस सफेद बाघ को इस मामले से सबसे ज्यादा नफरत थी। किन सम्राट ने 4 पवित्र जानवरों में से एक व्हाइट टाइगर कबीले के कुलपति को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। वह अपनी गाड़ी खींचने के लिए एक दिव्य जानवर भी बन गया। यह कहा जा सकता है कि वह कुछ समय के लिए सुर्खियों में थे। मानव जाति के लिए यह एक अतुलनीय रूप से गौरवशाली मामला था।
हालांकि व्हाइट टाइगर कबीले के लिए यह केवल एक बड़ी शर्म और अपमान था। उन्होंने हमेशा मानव जाति को उन्हें पवित्र जानवरों के रूप में पूजा करने के लिए मजबूर किया था। हालांकि किन फैंग नामक उस व्यक्ति के उदय के साथ सब कुछ बदल गया। मानव जाति के ऊपर अत्याचारी की तरह काम करने वाले कुलों को आज्ञाकारी रूप से उसके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इस तरह का जीवन लंबे समय से चल रहा था जब तक कि वह अचानक गायब नहीं हो गया। व्हाइट टाइगर कबीले के लिए वह समय केवल एक अतुलनीय रूप से काला युग था, और जिसने व्हाइट टाइगर कबीले पर यह दाग लगाया जो अब तक मिटाया नहीं जा सका, वह किन सम्राट था। यह ठीक मानव जाति थी, इसलिए वह इन दो मानव कनिष्ठों से बहुत नाराज था। वह हमेशा उन्हें सबक सिखाने के मौके का फायदा उठाता। हालांकि उसके पास केवल व्हाइट टाइगर कबीले के रक्त का एक हिस्सा था, उसने हमेशा यह दावा किया था कि वह एक पवित्र जानवर था। व्हाइट टाइगर कबीले के लिए यह बहुत शर्म और अपमान की बात थी। उसके लिए स्वाभाविक रूप से यह उसके लिए एक बड़ी शर्म और अपमान की बात भी थी। इसलिए उन्हें जो सबसे ज्यादा पसंद था वह था मानव शक्तियों को अपने गुलाम बनाने के लिए इकट्ठा करना और उनकी गाड़ी को खींचना। और उसके प्रभाव के कारण अन्य लोग इन दोनों लोगों को पसंद नहीं करते थे। इस बार उन्हें एक साथ सौंपा गया था। एक निश्चित दृष्टिकोण से यह इसलिए भी था क्योंकि कोई भी उनके साथ रहने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनके साथ होने का मतलब था कि इस व्हाइट टाइगर का दुश्मन बनना होगा। यह कुछ ऐसा नहीं था जो वे करेंगे। इसके अलावा यह दो मनुष्यों के लिए इसके लायक बिल्कुल भी नहीं था। दिलेर, यह सफेद बाघ तुरंत क्रोधित हो गया। यह मौजू बस एक दर्द वाली जगह को छू रहा था कि उसे उबालना नहीं चाहिए। वह विशेष रूप से लोगों के निशानों पर प्रहार करना पसंद करते थे। यह मामला वह था जिससे वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करता था, और यह वास्तव में मोसू द्वारा लाया गया था। मुझे लगता है कि तुम दोनों वास्तव में जीने से थक गए हो आज, सिर्फ इस तथ्य के आधार पर कि तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ आने के लिए बरगलाया। मैं तुम दोनों को मार सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मास्टर के पास कहने के लिए कुछ होगा। इस सफेद बाघ ने ठंडेपन से कहा। कृपया शांत हो जाए, सबसे बड़े वरिष्ठ भाई। मोसू ने अनजाने में एक गलती की। उसने निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तियान सोंग जी ने जल्दी से कहा, यह एक अनजाने में हुई गलती थी। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। इस तरह का व्यक्ति दया के योग्य नहीं है। वरिष्ठ भाई, इन दोनों को मार डालो। जब तक हम कहते हैं कि वे गहन विश्व युद्ध क्षेत्र में मारे गए, कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने पहले एक संकट संकेत जारी किया, इसलिए उनका मरना सामान्य है। व्हाइट टाइगर के पीछे एक विदेशी जाति से एक और बिजलीघर ने कहा। तियान सोंग जी और मोसू ने जितना अधिक सुना, उन्हें उतनी ही अधिक ठंड महसूस हुई। ये लोग पिछले वाले की तुलना में अधिक क्रूर थे। एक एक करके वे वास्तव में उन्हें मारना चाहते थे, और ऐसा करने का एक कारण भी मिला। मूल रूप से वे यह भी जानते थे कि इन लोगों की नजरों में उनका स्वागत नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह मौत की हद तक गंभीर होगा। मुझे ऐसे कारण की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें मार डालूंगा तो क्या हुआ? इस सफेद बाघ ने ठंडेपन से कहा। वह यह भी बहुत स्पष्ट था कि दोनों पक्षों के बीच संप्रदाय निश्चित रूप से दो मृत लोगों की खातिर उसे निशाना नहीं बनाएगा। एक मृत व्यक्ति और एक जीवित व्यक्ति का मूल्य बहुत अलग था, और उनका मानना कि वे इसे समझेंगे। तो क्या हुआ अगर आप उन्हें मार देते हैं तो क्या? कितना बड़ा स्वर है। जैसे ही यह व्हाइट टाइगर हमला करने वाला था, अचानक उसे एक हास्यास्पद आवाज सुनाई दी। यह आप है। इस समय इस व्हाइट टाइगर ने अंततः पता लगा लिया कि जिस व्यक्ति ने बात की थी वह वास्तव में वह मानव पुरुष था जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। गहन जीवन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में वह केवल एक मानव था। यदि वह उसे मारना चाहता है तो यह उतना ही आसान होगा जितना कि उसका हाथ हिलाना, बस इतना ही। इसलिए उन्होंने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। किसने सोचा होगा कि इससे पहले कि वह इस मानव के साथ परेशानी का सामना करे, यह मानव वास्तव में उसके सामने इस तरह प्रकट होने का साहस करेगा। ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली और एक विशाल सफेद बाघ उसके सामने प्रकट हुआ। हालांकि यह उन राक्षसों की तरह एक छोटे से पहाड़ जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इसने एक बहुत ही मजबूत दमनकारी भावना को छोड़ दिया, जैसे कि यह लोगों को सांस लेने में असमर्थ होने की हद तक दबा सकता है। यह एक बेजोड़ शातिर जानवर था जिसके पास सफेद बाघ का खून था। इसके शरीर में व्हाइट टाइगर की रक्त रेखा थी, इसलिए इसमें एक सहज शक्तिशाली दबाव था। इसके अलावा इसकी खेती तियान सोंग जी और मोज्यू से कहीं आगे निकल गई, जो गहन जीवन क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। इसलिए एक ही पल में इसने उन दोनों को खून की उल्टी करने और घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा इसने उन्हें वैसे ही मार डाला था। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके तरीके दबंग थे, और यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि ऐसा अस्तित्व इस संप्रदाय का बड़ा भाई बन सकता है। हालांकि इस व्हाइट टाइगर के सामने यह पर्याप्त नहीं था।
हम मूर्ख मानव, आज मेरे लिए खड़ा होना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। इस सफेद बाघ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा, मैंने तुम जैसे बहुत से घमंडी इंसान देखे हैं। अब वे या तो मेरे द्वारा खाए गए हैं या मेरे दास बन गए हैं, मेरे आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेशर्म शेखी बघारना, येज़ेविन ने ठंडेपन से कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने शक्तिशाली हैं, सफेद बाघ के खून वाले कमीने। तुम मौत को दावत दे रहे हो। येज़ेविन ने एक बार फिर अपनी दुखती एड़ी में जोर लगाया। इस सफेद बाघ में केवल सफेद बाघ की रक्त रेखा का एक हिस्सा था और बाकी का हिस्सा अन्य शातिर जानवरों की रक्त रेखा थी। जहां तक उसका संबंध था, यह एक बड़ी शर्म की बात थी और यह उसकी सबसे बड़ी दुखती रग थी। येज़ेविन के इस बारे में अनैतिक उल्लेख ने उसे तुरंत पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। हुश, उसने येज़ेविन की ओर पंजा मारा, एक सपने की तरह अनगिनत पंजों की परछाई को चीरते हुए। इस सफेद बाघ की गति बिजली से भी तेज, बेहद तेज थी। इस पंजे के साथ साथ उसका विशाल शरीर, जो मनुष्य जितना लंबा था, मारने के लिए सीधे ऊपर झपटा। यह पंजा कोई साधारण पंजा छाया नहीं था। इसके बजाय यह तलवारबाजी की तरह था, जो भव्यता से येज़ेविन की ओर पंजा मार रहा था। व्हाइट टाइगर की प्राकृतिक विशेषता धातु थी और वे स्वाभाविक रूप से तलवारबाजी के विशेषज्ञ थे। उनके आक्रमण करते ही तलवार की छाया की परतें दिखाई देने लगी। यह ऐसा था जैसे किसी तलवार ताओवादी ने हमला किया हो। यद्यपि वह मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन इस पशु रूप को बनाए रखने से वह कमजोर नहीं हुआ। इसके विपरीत इसने उसे और मजबूत बना दिया। वह संयमित नहीं होगा। वरिष्ठ, सावधान। मोजू उसे याद दिलाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह अपने दिल में यह भी जानती थी कि येज़ेविन शायद उसकी कल्पना से अधिक मजबूत थी, लेकिन वर्षों से इस व्हाइट टाइगर की संचित शक्ति बहुत गहरी थी, इसलिए वह उसे याद दिलाने के लिए अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सकी। हालांकि यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि जो उसे मारना चाहता था वह उसका बड़ा भाई था, लेकिन जो उसे बचाना चाहता था वह एक बाहरी व्यक्ति था। तुम देशद्रोही कुतिया, देखो मैं तुम्हारे साथ बाद में कैसे निपटूंगा। यह सफेद बाघ थोड़ा क्रोधित हुए बिना न रह सका। हालांकि उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उनके दिल में यह कुछ भी नहीं था। इस छोटे से गहन जीवन क्षेत्र के मानव ने वास्तव में उसके सामने इतना अहंकारी होने का साहस किया। यह बिल्कुल असहनीय था। महत्वपूर्ण क्षण में, जब वह पंजा जो तलवार में तब्दील हो गया था, येज़ेविन के शरीर में फटने वाला था, अचानक येज़ेविन के शरीर से अचानक एक तलवार निकली। एक आकस्मिक स्वीप के साथ इसने सफेद बाघ के पंजों को पूरी तरह से सील कर दिया। इसने सफेद बाघ के हमले को सीधे शून्यता में बदल दिया। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका है। इस सफेद बाघ ने देखा कि उसका हमला काम नहीं आया और थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि यह केवल थोड़ा हैरान था। वास्तव में उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने बस येज़ेविन की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा। उसका पूरा शरीर खड़ा हो गया और उसका गोरा शरीर धीरे धीरे रूपांतरित होने लगा। अचानक वह एक युवक के रूप में बदल गया। वह लगभग 27 या 28 साल का लग रहा था और उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा था। हालांकि यह सब आप कर सकते हैं। उस स्थिति में आपको आज्ञाकारी रूप से मर जाना चाहिए। वह सीधे ठंडेपन से चिल्लाया। उसकी आंखों से तलवार की रोशनी फूट पड़ी। शून्य में एक विशाल तलवार का जाल बना और तुरंत येज़ेविन को घेर लिया। येज़ेविन ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया। सुनहरी रोशनी ने आसमान को ढांक लिया, मानो एक नया सूरज बना रहा हो। बजना, बजना, बजना। तलवारों की अनगिनत रोशनी से बनी इस विशाल तलवार की जाली को येज़ेविन ने पल भर में पकड़ लिया। तभी सिर्फ चटकने की आवाज सुनाई दी। इस तलवार की रोशनी को सीधे येज़ेविन ने कुचल दिया था। इसके पास अपनी शक्ति का प्रयोग करने का समय भी नहीं था। धिक्कार है, भाड़ में जाओ। पलक झपकते ही सफेद बाघ येज़ेविन के सामने आ चुका था। उसने अपने हाथ में एक तेज तलवार पकड़ी और उसे आकाश में गिरा दिया। शक्तिशाली सुनहरी ची तलवार ची में संघनित हो गई और फिर सीधे येज़ेविन की ओर कुचली गई। यह सीधे येज़ेविन के सिर में लगा। क्योंकि गति बहुत तेज थी, बहुत से लोग प्रतिक्रिया नहीं कर सके। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। यह व्यक्ति अब भी उससे मुकाबला करना चाहता था। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा था। केवल एक तलवार के वार से वह उसे पूरी तरह से मार सकेगा। वह बिना दफनाए ही मर जाएगा। अचानक जब उसने सोचा कि तलवार येज़ेविन को पूरी तरह से भेद सकती है, तो उसने अपने पीछे से येज़ेविन की उदासीन आवाज सुनी। मुझे कहना है, गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर योद्धाओं के बीच आपको पहले से ही बुरा नहीं माना जाता है। हालांकि आप केवल इस स्तर की ताकत के साथ इतने अहंकारी होने का साहस करते हैं। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपकी बुद्धि सामान्य रूप से विकसित हो गई है? येज़ेविन के दुर्भावनापूर्ण शब्दों ने तुरंत सफेद बाघ को क्रोधित कर दिया। इस समय उसकी लंबी तलवार अंततः सुनहरी रोशनी को भेद गई और सीधे खाली हवा पर झपटी। वह सीधे घूम गया। उसके हाथ में लंबी तलवार पहले की तुलना में 30% तेज गति से चल रही थी और सीधे येज़ेविन की गर्दन पर जा लगी।
यह वास्तव में कहा जा सकता है कि हर चाल घातक थी। एक बार मौका मिला तो वही एक शिवेन को मार डालेगा। बजना, धातु की गगनभेदी गर्जना आपस में टकरा रही थी। सफेद बाघ पीछे मुड़ा और अंत में उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वह लगभग डर गया। उसकी अविनाशी लंबी तलवार एक शिवेन की रक्षा को भेदने में असमर्थ थी। वास्तव में यह सीधे येज़िवेन की हथेली से पकड़ लिया गया था। वह उसके हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था और उसके छूटने का कोई उपाय नहीं था। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन येज़िवेन की हथेली लोहे के घेरे की तरह थी, जिसने अपनी लंबी तलवार को अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था, जिससे उसके लिए हिलना डुलना असंभव हो गया था। अब उसने लंबी तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की और लंबी तलवार के तेज से वह उसकी हथेली को भी काट सकती थी। किसने सोचा होगा कि वह कितना भी चले, यह बेकार था। ऐसी स्थिति का उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। उसके शरीर में सफेद बाघ का खून था। भले ही यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था, यह उसके शरीर को आम लोगों की कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए पर्याप्त था, और यह और भी अधिक शक्तिशाली था। वह पहले कभी इतनी असहाय स्थिति में नहीं रहा था। आपके पास केवल इतनी ताकत है। तब मैं वास्तव में बहुत निराश हूँ। मैंने सोचा था कि तुम मुझे थोड़ा और उत्साहित कर सकते हो। येज़िवेन ने निर्दयता से कहना जारी रखा। आपके पास केवल इस तरह की ताकत है और आप गुलामों के रूप में हमारी मानव जाति के बिजली घरों पर कब्जा करने का साहस करते हैं। मुझे लगता है कि आप वास्तव में जीने से थक गए हैं। उद्धरण चिन्ह। तुम। सफेद बाघ हैरान और गुस्से में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वास्तव में एक शिवेन के लिए मैच नहीं था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और उसे मार डालो। इस समय हर कोई एक सपने से जागा हुआ लग रहा था। वे सब पहले डरे हुए थे, या यूं कहें कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अगर उनके सबसे बड़े भाई समस्या को हल करने में असमर्थ रहे तो क्या होगा। आमतौर पर इस सफेद बाघ की संचित शक्ति बहुत गहरी थी, इसलिए उन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय उन सभी ने देखा कि मानव जाति का यह बिजलीघर बहुत अत्याचारी था, लेकिन वह बुरे इरादों के साथ आया था, इसलिए उनके पास उससे छुटकारा पाने के लिए सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुआ, 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 ये लोग एक के बाद एक आते गए और एक शिवेन पर सीधे हमला करने के लिए अपने स्वयं के अनूठे कौशल का इस्तेमाल किया। यह शक्तिशाली और काफी डरावना लग रहा था। सीनियर, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मोसू ने उठने के लिए संघर्ष किया। वह अभी अभी उस सफेद बाघ से गंभीर रूप से घायल हुई थी, और अब यह देखते हुए कि मानव जाति का यह वरिष्ठ व्यक्ति घेरे में आ गया है, वह जो हमेशा गर्म स्वभाव की थी, अचानक अब और सहन नहीं कर सकती थी। कुछ भी हो, वे सभी उसके बड़े भाई बहन थे और यह व्यक्ति एक बाहरी व्यक्ति था। कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मानव जाति को मानव जाति की तरह कार्य करना चाहिए और अपनी पीठ सीधी करो। भीख मांगने से नहीं, मारने से मर्यादा प्राप्त होती है, येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा। उसने सीधे अपना हाथ लहराया और तलवार प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। अचानक इन लोगों के सभी हमले पूरी तरह से टूट गए और तलवार की रोशनी पल भर में खत्म हो गई। टकराना, टकराना, टकराना। विभिन्न नस्लों के इन कुलीनों के पास चीखने का समय भी नहीं था और वे तुरंत खून के कोहरे में मारे गए। येज़िवेन की अभिव्यक्ति ठंडी और निर्दयी थी और उसकी अभिव्यक्ति में जरा सा भी बदलाव नहीं था, ठीक उसी तरह जैसे जब उसने स्वर्ग को निगलने वाले चमगादड़ों को मार दिया था। वे मानव जाति को सुअर और कुत्ते के रूप में देखते थे, लेकिन येज़िवेन की नजर में बहुत अंतर नहीं था। तुमने वास्तव में उन सभी को मार डाला। वह सफेद बाघ चौंक गया। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। यहाँ तक तियान सोंगजी और मोसुए को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण थी। यह वरिष्ठ वास्तव में कोई सामान्य प्रकार का निर्णायक हत्यारा नहीं था। हालांकि उनके शब्दों ने उन्हें बेहद उत्साहित महसूस कराया। वह नहीं जानता क्यों, लेकिन उसे ऐसी अनुभूति हुई। हाँ, यह सही है, 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 यह सही है कि मानव जाति ऐसी होनी चाहिए। एक बड़ी और मजबूत जाति के रूप में उनका अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। यह सही है, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनका खून खौल रहा है और उनके सामने हाहा नहीं बनना चाहिए। हालांकि वो उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ये शिवेन की तुलना में वो अभी भी बहुत पीछे था। क्या तुमने नहीं कहा कि तुमने उन्हें मार डाला? तो क्या हुआ अगर मैंने उन्हें मार डाला? तू ज़िवेन ने उपहास किया और कहा, क्या आपको लगता है कि यह मेरे लिए एक समस्या होगी? तुम ऐसे ही हो, और अगर मास्टर को इस बारे में पता चल गया तो उनके पास अच्छा समय नहीं होगा। सफेद बाघ ने दहाड़कर कहा, भविष्य में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपसे पूछते हैं, बस कहें कि आप नहीं जानते। तो ज़िवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तुम, उस सफेद बाघ ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या यह वही सलाह नहीं थी जो उसके साथी शिष्य ने उसे दी थी? उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिशोध इतनी तेजी से आएगा, और अब यह उस पर प्रतिशोध होगा।
ये जिवेन के दबंग रवैये के सामने मोसू और तियान सोंगजी को बिल्कुल भी घृणा नहीं हुई। वास्तव में वे भी बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने उनसे निपटने के लिए यह लचक बहाना इस्तेमाल किया था और अब पलक झपकते ही उस पर इसका इस्तेमाल कर लिया था। वे कैसे संतुष्ट महसूस नहीं कर सकते थे? ऐसा ही होना चाहिए था। मरना। जैसे ही ये शिवेन ने बात की, सफेद बाघ हिल गया। एक पल में वो सीधे ये शिवेन के सामने झपटी। उसके हाथ में लंबी तलवार एक आश्चर्यजनक तलवार प्रकाश दिखा रही थी। ये शिवेन के सामने जमकर झपटा। एक जोरदार धमाके के साथ तलवारबाजी की धार सीधे ये शिवेन के माथे पर जा गिरी। यह बेहद निर्मम था। ये जिवेन ने सफेद बाघ की ओर देखा भी नहीं और उसे काटने के लिए सीधे अपनी तलवार उठाई। टकराना। सफेद बाघ को मौके पर ही उड़ते हुए भेजा गया और मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके आक्रमण को ये जिवेन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और यह ये जिवेन का विरोधी नहीं था। इसका शरीर भी हवा के बीच में एक सफेद बाघ के रूप में परिवर्तित हो गया था और अपने मानव रूप को बनाए रखने में असमर्थ था। बूम। सफेद बाघ ने जमकर जमीन पर प्रहार किया और मदद नहीं कर सका, लेकिन एक दयनीय चीख निकल गई। बजना। हालांकि इसने केवल एक अतुलनीय तेज गर्जना और एक लंबी तलवार की खनखनाहट सुनी। फिर एक आश्चर्यजनक तलवार की रोशनी शून्य में घनीभूत हो गई और जमकर कट गई। उछी। लंबी तलवार आसमान से गिरी और बिना किसी बाधा के सीधे सफेद बाघ के शरीर में कट गई। सफेद बाघ का धातु जैसा शरीर इस तलवार के हमले का सामना नहीं कर सका और सीधे मौके पर ही जमीन पर जा गिरा। वह लगातार मरोड़ रहा था, लेकिन वह इस तलवार के हमले से मुक्त नहीं हो सका। रक्त धीरे धीरे बह निकला और धीरे धीरे रक्त एक नदी में बह गया। आज मेरी जान बचाने के लिए सीनियर को बहुत बहुत धन्यवाद। तियान सोंगजी ने आगे बढ़कर अपने हाथों को प्रणाम किया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उनके साथी शिष्य उन्हें मार डालना चाहते थे, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति ने उन्हें 2 बार बचाया था। उसका मुंह अतुलनीय रूप से जटिल था और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। तियान सोंगजी की तुलना में मोजियू के पास बहुत अधिक शंकाएं नहीं थी। वह सीधी सादी मिजाज की थी और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। उनकी राय में यह मामला स्पष्ट रूप से सही और गलत के बीच अंतर करता था। उनके बड़े भाई बहनों ने उन पर हमला किया था, इसलिए उनके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। धन्यवाद वरिष्ठ, हमारी जान बचाने के लिए, मोसू ने सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि उनका स्वभाव सीधा सादा था, लेकिन वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो कुछ भी नहीं जानती थी। यह कुछ भी नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो मरने के लायक हैं। एरुई, तुमने मेरी मानव जाति को निजी तौर पर गुलाम बनाने की हिम्मत की है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तू जिवेन ने ठंडेपन से कहा। इसने उन दोनों को थोड़ा अवाक कर दिया। आखिरकार उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह एक शिवेन से पूरी तरह से अलग थी। चाहे वह झेनवूजी में हो या उजाड़ युग में, नस्लीय विरोध महान धार्मिकता का विषय था। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि वे वुआन वर्ल्ड में पैदा हुए थे। यहाँ हजारों नस्लें थीं और मानव जाति उतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए उनमें एक शिवेन जैसी तीव्र भावनाएं नहीं थीं। शक्तिशाली के लिए कमजोर को गुलाम बनाना सामान्य बात थी, लेकिन कोई बात नहीं, ये शिवेन ने उन्हें बचा लिया था। इसके अलावा उसने उन्हें 2 बार बचाया था। ये जिवेन ने यह देखा और कुछ नहीं बोली। उन्होंने सीधे पूछा, क्यों? क्या आप यहाँ अनामदाओ संस्थान के टोकन के लिए आए थे? हाँ, यह सही है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो हम यहाँ नहीं आते। मोजू ने सीधे तौर पर कहा, अगर यह वरिष्ठ की मदद के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम दोनों यहाँ मर गए होते। इससे पहले हमें खबर मिली थी कि प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के गद्दार हुआ मेघान लावा प्लेन में गए थे। यह कहा गया था कि वहाँ एक टोकन था। इसके अलावा यह एक बहुत ही उच्च श्रेणी का टोकन था। हम अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन कौन जानता था कि हम सीधे लावा अधिपति की खोह में पहुंच जाएंगे। हम अंदर ही अंदर लगभग मर चुके थे और जैसे ही हम बाहर आए हम इन जानवरों में फैल गए। मोसू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस बार यह कहा जा सकता है कि वे मृत्यु से बच गए थे। इसके अलावा वे 3 बार मौत से बच निकले थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने इस अवधि की तुलना में अधिक जीवन और मृत्यु के निर्णयों का सामना किया था। तियान सोंग जेड के चेहरे पर एक शर्मिंदगी थी, क्योंकि उन्होंने ही ट्रांसमिशन एरे को स्थापित किया था। हालांकि उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं का कम संभावना के साथ सामना किया था, फिर भी वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। हुआ मैंगान, तुम्हारा मतलब हुआ मैंगान? ये जिवेन की आंखें अचानक चमक उठी। एन मोसुए ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि उन्हें अपने दिल में थोड़ा अजीब लगा। यह वरिष्ठ जो किसी और चीज की परवाह नहीं करता है, हुआ मैंगान की इतनी परवाह क्यों करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका अफेयर हो? एक पल में मोसू का गपशप दिल जल रहा था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने गलत नहीं देखा? ये शिवेन ने फिर पूछा। उनके दिमाग में पहले से ही कुछ विचार थे।
बेशक, हालांकि हमने इसे नहीं देखा, लेकिन हुआ मैंगान की प्रतिष्ठा के साथ हमारे लिए इसे गलत सुनना असंभव है। यह हुआ मैंगान है, मोशुए ने निश्चित रूप से कहा। हालांकि यह संभव है कि वह वहां लंबे समय तक नहीं रहेंगी। आखिरकार प्रवेश टोकन की खोज के लिए लावा विमान पर जाने की खबर हमारे कानों तक पहुंच गई है। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए यह असंभव है कि वे ऐसा न करें। इसके बारे में पता है, मुझे डर है कि वे उसे पहले ही ढूंढ चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि टीम का नेतृत्व करने वाला एक गहरा मृत्यु चरण विशेषज्ञ भी है। उसके लिए वहां लंबे समय तक रहना असंभव है, मोसू ने निश्चितता के साथ कहा। उसके पास अभी भी थोड़ी तार्किक सोच थी। यह सुनकर ये शिवेन चिंतित हो गई। उन्होंने शुरू में डेड सोल रसातल में जाने के लिए चुना था। वास्तव में क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह हुआ मेघान की तलाश करना चाहता था? हालांकि अंत में उसे हुआ मेघान नहीं मिला था। इसके बजाय उसने ये कियान को ढूंढ लिया था। हालांकि वह हुआ मेघान को अकेला नहीं छोड़ सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। तियान सोंग जी, क्या आप नहीं जानते कि टेलीपोर्ट कैसे किया जाता है? क्या आपके पास उस स्थान के निर्देशांक हैं ताकि आप हमें वापस टेलीपोर्ट कर सकें? ये जिवेन ने तुरंत एक निर्णय लिया। वह अब और देर नहीं करना चाहता था। कई शीर्ष विशेषज्ञों को अंतरिक्ष की एक निश्चित समझ थी, इसलिए वे कम दूरी पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। हालांकि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक सामान्य व्यक्ति पूरा कर सकता था यदि वे लंबी दूरी पर टेलीपोर्ट करना चाहते थे। हाँ, जिन स्थानों पर मैं गया हूँ उनके निर्देशांक स्वचालित रूप से चिन्हित हो जाएंगे, इसलिए मैं अगली बार वहां टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। तियान सोंग जी ने सिर हिलाया और कहा। वह इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थे। वरिष्ठ भाई, क्या आपको यकीन है कि कोई समस्या नहीं है? आपको फिर से किसी अजीब जगह पर टेलीपोर्ट नहीं किया जाएगा, है ना? मोजू ने अपना मुंह खोला और कहा, बिल्कुल नहीं। पिछली घटना एक दुर्घटना थी। ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि इस बार यह अलग है। इस बार यह एक दिशात्मक टेलीपोर्टेशन है। तो मैं टेलीपोर्ट करने में कैसे विफल हो सकता हूँ? तियान सोंग जी ने तुरंत प्रतिवाद किया। यह उनकी व्यावसायिकता का अपमान था। ठीक है, मोसू ने कहा, फिर यह जल्द से जल्द करना बेहतर है। मुझे इस मामले में आपको परेशान करना होगा। तूशवन ने तुरंत कहा। उसे लावा विमान की स्थिति का पता नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वहां से उड़ान भरने में कितना समय लगेगा। तो हुआ मैंगान को जल्दी से खोजने का यही एकमात्र तरीका था। सीनियर ने हमें 2 बार बचाया है। हमारे पास आपको चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बार हम भी आपकी मदद करने में सक्षम होने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तियान सोंग जी ने कहा, हालांकि टेलीपोर्टेशन एरे को स्थापित करने के लिए मुझे बहुत सारे स्पिरिट क्रिस्टल की आवश्यकता है। हालांकि मैंने पहले ही युद्ध के दौरान अपने सभी स्पिरिट क्रिस्टल का उपयोग कर लिया है। यह तियान सोंग जी ने कुछ शर्माते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कितने की आवश्यकता है? मेरे पास अभी भी कुछ है, ये जिवेन ने कहा। अगर यह सिर्फ एक टेलीपोर्टेशन एरे है तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल ही काम करेंगे, तियान सोंग जी ने कहा। ठीक है, ये जिवेन ने तुरंत 1 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल निकाले। तियान सोंग जी और मोसू चुपके से अवाक रह गए। यह वरिष्ठ वास्तव में समृद्ध और दबंग था। उनके लिए 1 मिलियन स्पिरिट क्रिस्टल कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। हालांकि इसे इतनी आसानी से निकालना अभी भी एक कल्पना थी। यह बिल्कुल असंभव था। स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद तियान सोंग जी ने भी अपने व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया। जल्द ही उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन एरे का निर्माण किया और इसे सक्रिय किया। ये जिवेन ने संकोच नहीं किया और सीधे टेलीपोर्टेशन एरे में चली गईं। जैसे ही वह टेलीपोर्ट करने वाला था, उसने अचानक कुछ सोचा और उन दोनों की ओर मुड़ा। ओह, वैसे एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं सीनियर नहीं हूँ, हम ज्यादातर एक ही उम्र के हैं। मेरा नाम ये जिवेन है, इसे याद रखना। यह कहने के बाद ये जिवेन की आकृति टेलीपोर्टेशन सरणी में गायब हो गई। ये जिवेन, यह नाम इतना परिचित क्यों लगता है? मोसुए कहने के बिना नहीं रह सकी। उसे हमेशा लगता था कि यह नाम बहुत जाना पहचाना है। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इसे पहले कहाँ सुना था। यह बहुत अचानक हुआ था, इसलिए उसे याद नहीं आ रहा था। मुझे अब याद है। क्या यह ये जिवेन महान ये जिवेन नहीं है जिसने ईश्वरीय संघ का अपमान किया और नामलेस डाउ कॉलेज से 21वां निमंत्रण पत्र प्राप्त किया? तियान सोंग जी ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। इतना कहने के बाद वह भी चौंक गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ। हालांकि वह पहले से ही आम लोगों की तुलना में एक दुर्लभ विशेषज्ञ था और एक निश्चित दायरे में उसकी एक छोटी प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन ये जिवेन की तुलना में पूरी तरह से बौना था। ये शिवेन के बारे में ऐसी बहुत सी बातें नहीं थी जिनसे लोग परिचित हों। हालांकि दोनों को पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला कहा जा सकता है। चाहे वह ईश्वरीय मिलन को ठेस पहुंचाना हो या अनाम दाव कॉलेज से निमंत्रण कार्ड प्राप्त करना, ये ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें सामान्य लोग प्राप्त कर सकते थे।
वास्तव में सामान्य लोग इसके बारे में सोचने का साहस भी नहीं कर सकते। हालांकि येशिवेन ने दोनों किया था और सफल भी हुई थी। इसे धरती को चकनाचूर करने वाला कहा जा सकता है। यदि यह जून विंगटियन के लिए नहीं होता तो वह निश्चित रूप से इस समय की युवा पीढ़ी का सबसे प्रसिद्ध विशेषज्ञ होता। युवा पीढ़ी में लगभग हर कोई जो ऊपर चढ़ना चाहता था उसका नाम जानता था। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए था, लेकिन उनके लिए ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को जानने के लिए पर्याप्त था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उनके जागरण का समय बहुत कम था, तो बहुत से लोगों ने उनके चित्र को देखा ही नहीं होता। यहाँ तक जब उनके नाम की घोषणा की गई, तब भी वे कुछ देर के लिए इस बारे में सोच ही नहीं पाए। सामान्य परिस्थितियों में इस स्तर की हस्ती को पहली नजर में ही पहचान लिया जाना चाहिए था। यह सही है वरिष्ठ भाई, यह वह है। अब मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा था। यह पता चला कि ऐसी कोई बात थी। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। मोजू को अचानक याद आया और उसने कहा। इस समय उसे येशिवेन के बारे में अफवाहें याद आ गईं। किसने कहा कि उसकी एक अयोग्य प्रतिष्ठा है और कोई ताकत नहीं है? मुझे लगता है कि यह विशुद्ध रूप से ईर्ष्या और ईर्ष्या से बाहर है। हाँ, अभी अभी प्रदर्शित ताकत से देखते हुए वह स्पष्ट रूप से गहरी मौत के दायरे में पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि तियान कियाओ 3 बुजुर्गों को मारना साजिश का नतीजा नहीं था। उसे अकेले अपनी ताकत के आधार पर ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। तियान सोंगजी ने सिर हिलाया और कहा, कई लोगों द्वारा गुप्त रूप से उसके खिलाफ साजिश रचने के बाद येशिवेन के बारे में अफवाहें अधिक से अधिक असहनीय हो गई थीं। यह सही है। मुझे नहीं पता कि इस तरह की घृणित अफवाहें किसने पहनी थी। इसके अलावा वह उतना अहंकारी नहीं लगता जितना कि अफवाहें कहती हैं। मुझे लगता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मिलना आसान है। मोसू ने कुछ हैरान अंदाज में कहा। फिर उसने अपना निष्कर्ष निकाला। निश्चित रूप से अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुझे अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को पकड़ने दो। मैं निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाऊंगा। सबक? मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में भूल जाना चाहिए। वह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है, फिर भी उसे इस तरह फैलाया जा रहा है। साफ है कि किसी ने कार्रवाई की है। जैसा कि कहा जाता है, जब अमर लड़ते हैं तो नश्वर पीड़ित होते हैं। हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। इस समय तियान सोंगजी असामान्य रूप से चतुर था। उसने कमोबेश इस मामले के कारण और प्रभाव का अनुमान लगाया था। हालांकि वह थोड़ा सीधा है। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है। कोई बात नहीं, आपको इस मामले के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसके लिए है या हमारे लिए। यह सबसे अच्छा है दोनों पक्षों के लिए कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। वह इस समय मुश्किल में है। अगर हम उसके साथ जुड़ गए तो हम जल्द ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारी असली समस्या अब यह है कि मास्टर को कैसे समझाया जाए। मोसू ने कहा, समझाओ? क्या स्पष्टीकरण? हमने बिग ब्रदर और अन्य को देखा भी नहीं है, वे हमसे स्पष्टीकरण क्यों मांगेंगे? तियान सोंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, तुम बहुत विश्वासघाती हो। मोसू ने कहा, विश्वासघाती? खांसी, मैं कोई उपाय सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। नमक हराम। गर्मी की लहर ने उसके चेहरे पर प्रहार किया। लगभग जैसे ही उन्हें लावा विमान में टेलीपोर्ट किया गया, उन्होंने महसूस किया कि एक अतुलनीय रूप से चिलचिलाती गर्म हवा उनकी ओर बह रही है। जहां तक नजर जा सकती थी, पूरी दुनिया एक अतुलनीय रूप से विशाल भूमिगत लावा पूल लग रही थी। यह असीम था और तल पर स्थित लावा पूल लगातार छोटे छोटे बुलबुले उगल रहा था, जैसे कि यह लगातार उबल रहा हो। समय समय पर लावा की लहरें ऊपर उठती, भयानक लहरें पैदा करती। लावा विमान, ये प्लेन काफी अजीबोगरीब था। अब तक येशिवेन ने कई दुनिया देखी थी, लेकिन ऐसी अनोखी दुनिया देखना दुर्लभ था जो पूरी तरह से एक चरम वातावरण से बनी हो। यह केवल एक उपविमान हो सकता है। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप या दानव क्षेत्र की तरह एक मुख्य विमान बनाना असंभव था, क्योंकि पर्यावरण में कोई विविधता नहीं थी। केवल कुछ विशेष चरम विमान ही ऐसी स्थिति बना सकते थे। हालांकि येशिवेन तुरंत सतर्क हो गई। तियान सोंगजी और तियान सोंगजेड के अनुसार यहाँ एक शक्तिशाली लावा अधिपति रहता था। लिन यून को नहीं पता था कि लावा अधिपति किस स्तर पर था, लेकिन तथ्य यह है कि वह उन दोनों का एक उन्माद में पीछा करने में सक्षम था। इसका मतलब था कि यह सिर्फ एक साधारण राक्षस नहीं था। वह पूरी तरह से उड़ गया और पूरा लावा समुद्र बहुत विशाल दिखाई दिया। छप छप, अचानक नीचे लावा समुद्र की सतह फट गई और नीचे से एक विशाल लाल दानव जानवर झपट पड़ा। इसने अपना बड़ा मुंह खोला और येशिवेन को काटने के लिए उसकी ओर दौड़ा। बजना, एक विशाल तलवार खनखनाती है और तलवार की रोशनी चमक उठती है। इस विशाल दानव जानवर को सीधे येशिवेन ने आधा काट दिया था। हालांकि यह बहुत बड़ा था, यह केवल एक दिव्य क्षेत्र दानव जानवर था। ये येशिवेन की विरोधी बिल्कुल भी नहीं थी।
इस तरह के वातावरण में एक ऐसा दानव जानवर है जो जीवित रह सकता है। येज़ेबेल ने तलवार की रोशनी को वापस ले लिया और इसे देखे बिना उसने सीधे अपनी दिव्य भावना को मिटा दिया, जो कि व्यापक और व्यापक हो रही थी। अभी उसके पास हुआ मैदान के ठिकाने का पता लगाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह चीजों को बड़ा क्यों करता रहा, इसका एक बड़ा कारण यही था क्योंकि वह एक कहावत में विश्वास करते थे, यानी प्रसिद्ध होना भी किसी की सुरक्षा की सूचना देने का एक तरीका था। हुआ मैदान के ठिकाने के बारे में भी उन्हें समय समय पर पता चलता था। वर्तमान में वह पहले ही गहन मृत्यु अवस्था में कदम रख चुका था और उसकी शक्ति को अत्यंत शक्तिशाली कहा जा सकता है। उसकी दिव्य इच्छा 1,00,000 मील या 1,00,000 मील तक भी हो सकती है। हालांकि वह चरम वातावरण के कारण अपनी दिव्य इच्छा को उसकी सीमा तक विस्तारित करने में असमर्थ था। यह पहले से ही पर्याप्त था। हालांकि यह लावा विमान बहुत चरम पर था, लेकिन इसका सतह क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था। वास्तव में यह ट्रू मार्शल वर्ल्ड जितना बड़ा भी नहीं था। येज़ेबेल ने इस तरह खोजा और अंत में एक दिन के बाद परिणाम मिला। वह अभी भी हरे रंग के गाउन में थी और लगभग 20 साल की लग रही थी। उसकी बाहें मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें चमकीली थीं। उसकी आंखें लहरों की तरह थीं और उसकी त्वचा बर्फ सफेद और जेड जैसी थी। उसका दिव्य रूप अतुलनीय था और धूल के एक कण से भी वह अछूती थी। वह एक परी की तरह थी जो नश्वर दुनिया में उतरी थी। शून्य में चुपचाप खड़े होकर लहरों पर चलने वाली एक परी की तरह पारगमन की एक अवर्णनीय भावना थी। इतने कठोर वातावरण में भी उसकी सुंदरता में तनिक भी कमी नहीं आई। सैकड़ों वर्षों की तड़प उसके हृदय की गहराई से इस क्षण एक बांध को तोड़ती हुई धारा की तरह फूट पड़ी। अंत में हजारों वाक्य एक वाक्य में संघनित हो गए, तुम ठीक हो। हुआ मैदान को फिर से ऐसे माहौल में देखना उसके लिए एक सपने जैसा था। इससे पहले चाहे वह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड हो या डेड सोल एबिस, वह सीधे उसकी ओर दौड़ा था। हालांकि वह विभिन्न कारणों से उसे याद कर रहा था। हुआ मैदान के मोटे होंठ खुल गए जैसे ही उसने येज़ेबेल को अचानक प्रकट होते देखा। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि वे दोनों ऐसे माहौल में दोबारा मिलेंगे। इसके लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसकी आंखें तुरंत धुंध से ढकी हुई थीं। उसके पास कहने के लिए हजार शब्द थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अपना मुंह कैसे खोले। आखिरकार वह बात करने में अच्छी नहीं थी, इसलिए वे केवल एक पल के लिए चुपचाप एक दूसरे को देख सकते थे। मिस हुआ, यह व्यक्ति कौन है? अचानक कुछ तेज आवाज ने उन दोनों को वापस वास्तविकता में खींच लिया। वे केवल वही नहीं थे जो घटनास्थल पर मौजूद थे। बात बस इतनी थी कि वे हजारों सालों से एक दूसरे को याद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाकी सभी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। येज़ेबेल ने अपनी निगाहें हटा ली और फिर से देखा। उसने देखा कि हुआ मैदान की बगल में एक असाधारण रूप से सुंदर सुनहरे वस्त्र वाला व्यक्ति खड़ा है। वो येज़ेबेल को अपने चेहरे पर कुछ अमित्र भाव से देख रहा था। उसने हुआ मैदान से एक सवाल पूछा था, लेकिन उसकी निगाहें और लहजा येज़ेबेल पर केंद्रित था। एक प्रभावशाली आभा धीरे धीरे लुढ़क रही थी। उसका शरीर कुछ अलग आभा का उत्सर्जन कर रहा था। उसकी हड्डियों में एक प्रकार का अहंकार था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर किसी से ऊपर था। इस सुनहरे लबादे वाले आदमी के पास लगभग 1 दर्जन विशेषज्ञ खड़े थे। इन विशेषज्ञों के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें एक ही सांचे से तराशा गया हो। उनके शरीर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे। यहाँ तक लावा की इस दुनिया में कोई महसूस कर सकता था कि उनकी बर्फीली आभा सीधे किसी की आत्मा में प्रवेश कर गई थी। वह कैसे नहीं देख सकता था कि ये विशेषज्ञ इस सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति के सेवक होने चाहिए। सुनहरे लबादे वाले आदमी ने हरे लबादे वाले आदमी को अपनी आंखों में कुछ अमित्र भाव से देखा। उसने कभी देखा या सुना नहीं था कि हुआ मैदान का ऐसा कोई दोस्त था। हालांकि वह कैसे विश्वास कर सकता था कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था जब उसने उनकी आंखों में अभिव्यक्ति देखी। एक बार जब उसने इस मामले के बारे में सोचा तो उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसने एक मक्खी निगल ली हो। वह मिचली और मिचली महसूस कर रहा था। वह इस विषय में जितना ही सोचता, उसका रंग उतना ही बदसूरत होता जाता और उसका लहजा उतना ही अमित्र हो जाता। उसने हुआ मैदान का 100 साल से अधिक समय तक पीछा किया था। यह नहीं कहा जा सकता था कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की थी, लेकिन हुआ मैदान ने हमेशा उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखी थी। उसने उसे अपने करीब नहीं आने दिया था, अंतरंग तो दूर की बात। सौभाग्य से हुआ मैदान का रवैया भी जग जाहिर था। केवल उसे ही नहीं, बल्कि हुआ मैदान के सामने अन्य प्रसिद्ध युवा प्रतिभाओं को भी जरा सा भी लाभ नहीं मिला। इससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि उसे लगा कि हुआ मैदान का स्वभाव भी ऐसा ही था। लेकिन अब जब यह आदमी प्रकट हो गया था तो उसे अचानक संकट का एक अभूतपूर्व एहसास हुआ। भले ही यह आदमी बहुत साधारण दिखता हो और बहुत ही मैले कुचले कपड़े पहने हो, लेकिन फिर भी उसे एक अभूतपूर्व खतरे का आभास हुआ।
वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन चुपके से शाप दे सकता था, कुतिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं हो। इस आदमी के बारे में इतना अच्छा क्या है? ये शिवेन कैसे नहीं समझ सकता था कि इस आदमी की आंखों में पहले से ही कुछ दुर्भावनापूर्ण भाव आने शुरू हो गए थे जब उसने उसे देखा। ये शिवेन के विचार उत्तम थे और उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि यह शायद हुआ मैंगान का पीछा करने वालों में से एक था। अन्यथा उसने ये शिवेन के प्रति इतनी शत्रुता नहीं दिखाई होती। इस संबंध में ये शिवेन केवल मुस्कुराना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी, बच्चे तुम यहाँ नहीं हो, है ना? इस आदमी की ताकत असाधारण थी। उसके शरीर से मृत्यु ऊर्जा का उतार चढ़ाव लगातार बढ़ता गया। यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति ने गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रखा था। युवा पीढ़ी के बीच ये शिवेन ने अपने अलावा किसी और को नहीं देखा था जिसने गहन मृत्यु लोक में कदम रखा था। उसने केवल तियान कियाओ के 3 बुजुर्गों को मार डाला था, लेकिन इसने पहले ही ऐसी सनसनी पैदा कर दी थी। यह देखा जा सकता है कि गहरा मृत्यु क्षेत्र निस्संदेह उनकी उम्र के लोगों के लिए एक बड़ी दहलीज था। इसके अलावा यह कहा गया था कि जो नामलेस डाउ कॉलेज से 20 निमंत्रण प्राप्त कर सकते थे, वे सभी अस्तित्व थे जिन्होंने बिना किसी अपवाद के गहन मृत्यु क्षेत्र में कदम रखा था। वास्तव में ऐसे अस्तित्वों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने दर्जनों या सैकड़ों साल पहले गहन मृत्यु लोक में कदम रखा था। उनकी उम्र को देखते हुए इस तरह की खेती को सार्वभौमिक रूप से चौंकाने वाला कहा जा सकता है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके सामने यह शख्स शायद कोई आम इंसान नहीं था। हालांकि ऐसे समय में उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। उसने कुछ कहा नहीं, वह केवल कुछ कदम आगे बढ़ा और हुआ मैंगान के पास पहुंचा। उसने उसके कोमल और चिकने छोटे हाथ को खींच लिया और उत्तेजक रूप से सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति को देखा। हुआ मैंगान ने भी ये शिवेन को अपना छोटा सा हाथ पकड़ने की अनुमति दी। हालांकि ये शिवेन की कुछ बचकानी हरकतें कुछ मनोरंजक थीं, लेकिन उसका दिल कोमलता से भर गया था। शायद यह आदमी ऐसा ही था, वह कुछ बचकाना था, तभी वह पूरी तरह से उसके दिल को हिला सका। सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन वह अभी भी नहीं बदला था। हुआ मैंगान के विपरीत सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने ये शिवेन की हरकतों को देखा और वह पागल होने वाला था। इतने लंबे समय तक हुआ मैंगान का पीछा करने के लिए उसने एक बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि उसने उसके हाथ को छुआ भी नहीं था। हालांकि यह आदमी जो कहीं से भी आया था, उसने हुआ मैंगान का हाथ पकड़ने की हिम्मत की थी जिस क्षण वे मिले थे। इसके अलावा हुआ मैंगान ने मना भी नहीं किया था। यह दृश्य उनके लिए बहुत ही चौंकाने वाला था। असली कारण यह था कि हुआ मैंगान, जो हमेशा बर्फ की देवी की तरह रही थी, ने वास्तव में किसी को अपना छोटा सा हाथ इस तरह पकड़ने की अनुमति दी थी। यह अकल्पनीय था। इसने दुनिया के बारे में उनके विचार को पूरी तरह से प्रभावित किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लड़के ने उसे भड़काने के लिए जानबूझकर इस तरह के तरीके का इस्तेमाल किया था। यह अपने मातहतों के सामने अपने मुंह पर तमाचा मारने के बराबर था। उन दोनों ने बाकी सभी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। उनकी केवल एक दूसरे के लिए आंखें थीं। कुतिया, सुनहरी चोली पहने आदमी ने पागलों की तरह अपने दिल में कोसा। दिल में सदमे के कारण वह अपने सच्चे विचारों को अपने चेहरे पर छुपा नहीं सका। उसका चेहरा कुछ घिनौना और विकृत हो गया था। उसका रंग नीला और सफेद हो गया था और कुछ देर के लिए वह कुछ और नहीं कह सका। ये शिवेन ने सुनहरे लबादे वाले आदमी के घिनौने चेहरे को देखा और उसकी आंखों में एक हत्या का इरादा चमक उठा। उसने बहुत से उन्मादी लोगों को इस तरह देखा था। हालांकि अगर इस आदमी ने उनके बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत की, तो वह उसे स्वर्ग भेजने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। टकरा जाना। अचानक दूर से हवा में किसी चीज के फटने की तेज आवाज सुनाई दी। एक आकृति दूर से आई और सबके सामने रुक गई। यह एक ग्रे रोने वाला बूढ़ा आदमी था। उनके शरीर से एक भयंकर प्रभावशाली आभा निकल रही थी। उसकी आंखें बिजली की तरह थी, जैसे वे आकाश में उड़ती हैं। ग्रे रोने वाला बुजुर्ग एक शक्तिशाली आभा के साथ उतरा, जिसने ये शिवेन को दमन की एक मजबूत भावना महसूस कराई। यह सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति से पहले से बिल्कुल अलग था। यह पूरी तरह दमनकारी भावना थी। ये शिवेन के हाव भाव अचानक बदल गए। वह डर गया था कि यह एक विशेषज्ञ था जो गहन मृत्यु क्षेत्र, या यहाँ तक कि गहन मृत्यु क्षेत्र शिखर तक पहुँच गया था। ये शिवेन ने अपना पहरा बढ़ा दिया। यह स्लेटी वस्त्र धारण करने वाला बुजुर्ग शायद बुरी नीयत से आया था। कम से कम वह उसका दोस्त नहीं था। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि हुआन क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में कई पुराने राक्षस भगवान बनने के अंतिम अवसर की तलाश में थे। उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। यह पहली बार था जब उसने एक देखा था। विशेष रूप से जून डिंगटियन और नामलेस डाओ अकादमी के खुलने के कारण कई पुराने राक्षस जो एकांत में साधना कर रहे थे, एक के बाद एक बाहर आ गए थे। ये पुराने राक्षस हुआन क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भटकते रहे। कब किससे मुलाकात हो जाए कहना मुश्किल था। यह भी कहा जा सकता है कि ये सनकी और मनमौजी पुराने राक्षस जुबान क्षेत्र युद्ध क्षेत्र में रहने वाले शक्तिशाली राक्षसों से भी अधिक भयानक थे।
बुजुर्ग अभी आया ही था और जिस तरह से उसने येशिवेन को देखा वह पहले से ही काफी मित्रवत था। आप कौन है? यह धूसर वस्त्र धारण करने वाला बुजुर्ग मूल रूप से इसी दल में था, लेकिन वह अभी गया था। यूएलो, यह मेरा पुराना दोस्त है, येशिवेन। हुआ मैंगान ने अपने निचले होंठ को काटा और अंत में यह कहा। उसने सीधे तौर पर दोनों के बीच संबंध का जिक्र नहीं किया। यह येशिवेन की गुप्त आवाज के प्रसारण का परिणाम था। उनके सामने भूरे रंग का वस्त्र धारण करने वाला बुजुर्ग शक्तिशाली था और उसका रवैया स्पष्ट नहीं था। सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति को भड़काना ठीक था, लेकिन यदि भूरे वस्त्र धारण करने वाले बुजुर्ग को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें डर था कि कोई आपदा उन पर आ पड़ेगी। एक विशेषज्ञ जो कि प्रोफाउंड डेथ रियलम पीक पर हो सकता है, उन दोनों को मारने के लिए पर्याप्त था। येशिवेन, यह नाम सुनते ही सुनहरी चोले वाले आदमी की आंखें सहसा चमक उठी। यू आर येशिवेन। ग्रे रोड़े वाले बुजुर्ग यूएलाओ ने येशिवेन को कुछ अलग भाव से देखा। यह नाम हाल के हुआन दायरे में गूंजता हुआ कहा जा सकता है। यह 21वें निमंत्रण के कारण था और यह एक प्रतिस्थापन था। दूसर वस्त्र धारण करने वाले बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और अचानक एक असीम प्रभावशाली आभा ने येशिवेन के शरीर को कुचल दिया। उसे खंडन करने का कोई मौका नहीं दिया। येशिवेन को अचानक लगा कि पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया है। उसे केवल यह महसूस हुआ कि असीम शक्ति उसके शरीर को कुचल रही है। यह ऐसा था जैसे कोई नश्वर अपनी पीठ पर एक पहाड़ उठा रहा हो। येशिवेन महसूस कर सकता था कि ग्रे रोने वाले इस बूढ़े ने पहले ही उसे मारने का मन बना लिया था। उसने उसके नाम के कारण ही उसे मार डालने का मन बना लिया था। येशिवेन ने अपने दांत भींच लिए और डटे रहे। उसका दिल भी मारने के इरादे से धड़क रहा था। वह शापित बूढ़ा, मैंने उसे बिल्कुल भी नाराज नहीं किया, लेकिन वह वास्तव में मुझे बिना किसी कारण के मारना चाहता था। येशिवेन, क्या तुम ठीक हो? इस समय ये मुंह की आवाज अचानक येशिवेन के दिमाग में गूंज उठी। चिंता मत करो, मैं अभी भी पकड़ सकता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं बच नहीं सकता, येशिवेन ने दांत भींचकर कहा। उसे विश्वास था कि वह अपने शैतानी पंखों के साथ बच निकल सकता है। वह शापित बूढ़ा आदमी, उसने वास्तव में मेरे खिलाफ एक कदम उठाने की हिम्मत की। मैं निश्चित रूप से उसे जाने नहीं दूंगा। ओल्ड यूएलाओ, यह मेरा पुराना दोस्त है, कृपया नरमी बरतें। हुआ मैंगान अचानक उठ खड़ी हुई। जैसा कि उसने कहा, उसका सुंदर चेहरा एक चिंतित नजर से ढका हुआ था। यूएलाओ ने हुआ मैंगान पर नजर डाली। अंत में उसने फिर भी कोई चाल नहीं चली। ऐसा लग रहा था कि वह केवल येशिवेन को चेतावनी देना चाहता था। मैं तुम्हें अभी एक चेतावनी दे रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि अपने आप को ज्यादा मत समझो और न जाने कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो, यूएलाओ ने ठंडेपन से कहा। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ, येशिवेन ने दांत भींचकर कहा। उसका दिल पहले से ही हत्या के इरादे से भरा हुआ था। चेतावनी, उन्होंने स्पष्ट रूप से अभी असीम हत्या के इरादे को महसूस किया। अगर हुआ मैंगान ने कुछ नहीं कहा होता तो शायद वह पहले ही मारा जा चुका होता। वह कैसे नहीं देख सकता था कि ये लोग उसके प्रति बहुत अधिक मित्रवत नहीं थे। हालांकि अब वह उनके साथ नहीं गिर सकता था। इस बूढ़े की ताकत उसकी कल्पना से कहीं परे थी। हो सकता है कि वह गहन मृत्यु लोक के शिखर पर भी चढ़ गया हो। ऐसा अस्तित्व यहाँ तक हुआन दुनिया में भी शीर्ष के बीच स्थान दिया गया था। एक सामान्य दिन में एक से टकराना बहुत मुश्किल था। उल्लेख नहीं करने के लिए उन्होंने अचानक उस पल पर हमला किया जब वे मिले थे। क्या आप ठीक हो? हुआ मैंगान ने थोड़े चिंतित स्वर में कहा। उसे डर था कि येशिवेन गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। मैं ठीक हूँ, येशिवेन ने सिर हिलाकर कहा। सुनहरे लबादे वाले आदमी ने येशिवेन के चेहरे पर हुआ मैंगान की चिंतित नजर देखी। उसके हाव भाव और भी भद्दे हो गए। यूएलाओ, तुमने उसे मार क्यों नहीं डाला? मुझे नहीं पता कि यह बच्चा कहाँ से आया है हुआ मैंगान। यह कुतिया आमतौर पर गुनी दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कुतिया भी होगी। इस बववा के साथ उसका एक अस्पष्ट रिश्ता है। शायद उनका कोई अफेयर है। सुनहरे लबादे वाले आदमी ने चुपके से अपनी आवाज यूएलाओ तक पहुंचा दी। अगर यह हुआ मैंगान के लिए नहीं होता तो मैं इस बववा को बहुत पहले मार देता। यह बववा महत्वाकांक्षा से भरा है। यह भी कहा जा सकता है कि उसके पास एक भेड़िए की महत्वाकांक्षा है। उसने वास्तव में हत्या करने का इरादा रखने की हिम्मत की मुझे। क्या वह सोचता है कि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता? यूएलाओ ने ठंडेपन से कहा। हालांकि उसने पहले ही इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था कि उसने पहले हुआ मैंगान को उकसाया था। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके रूप को देखते हुए हुआ मैंगान अभी भी कुंवारी है। वह आपके मामलों में देरी नहीं करेगी। यूएलाओ की नजर उदास थी जब उसने बात कर रहे दो लोगों को देखा। जब लावा अधिपति से निपटने का समय आएगा तो मैं उसे ले जाऊंगा। जब मैं लावा अधिपति को मार दूंगा और प्रवेश टोकन प्राप्त कर लूंगा तो मैं आसानी से उसे मार डालूंगा। जहां तक बात है, तुम्हें गति बढ़ानी होगी और हुआ की देखभाल करनी होगी।
मेघान के माए ने, ठीक है, मुझे पता है, इस कुतिया को केवल खुद को दोष देना है। मूल रूप से मैं धीरे धीरे अभिनय करना चाहता था और फिर उसका स्नेह प्राप्त करना चाहता था। अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि यह मेरी शक्ति तकनीक के लिए नहीं होता, जिसके लिए दूसरे पक्ष को एक दूसरे के साथ प्यार करने की आवश्यकता होती है, तो मुझे अब तक सहने की आवश्यकता नहीं होती। मैं उसे मौके पर ही निपटा देता। सुनहरी पोशाक वाले आदमी ने पलक नहीं झपकाए। हालांकि उसकी आवाज असाधारण रूप से शातिर थी क्योंकि उसने अपनी आवाज प्रसारित की थी। यह कुतिया वास्तव में सोचती है कि दुनिया में हर किसी को चापलूसी करनी है उसका। अगर यह उसके शरीर में नानमिंग फायर प्राप्त करने के लिए नहीं था, तो मैं, प्रतिष्ठित त्यानहु यंग मास्टर, उसे खुश करने के लिए खुद को कैसे विनम्र कर सकता था। क्या मजाक। उद्धरण चिन्ह। नानमिंग फायर फीनिक्स कबीले की जन्मजात क्षमता है। उनकी रक्त रेखा के बिना नानमिंग फायर को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। आपके लिए नानमिंग फायर के साथ फ्यूज करने का यही एकमात्र तरीका है। आपके द्वारा नानमिंग फायर के साथ मिल जाने के बाद आपके पास 5 प्रकार की स्वर्गीय लपटें होंगी। उस समय इन स्वर्गीय लपटों की मदद से यह केवल कुछ समय पहले की बात होगी जब आप गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर पर कदम रखेंगे। उस समय आपके लिए आगे बढ़ना भी संभव है। हमारा संप्रदाय भी तुम्हारे हाथों फलेगा फूलेगा। युएलाओ ने कहा, मुख्य बात यह है कि मैं प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र की राय के बारे में चिंतित हूँ। आखिरकार यह एक विशाल है। यहाँ तक गहन दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जिसकी तुलना प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र से की जा सके। मूल रूप से मैं चाहता था कि आप धीरे धीरे हुआ मैदान के करीब आएं और उसका स्नेह प्राप्त करें। फिर आप उससे खुलकर शादी कर सकते हैं। उस समय आप न केवल नानमिंग फायर प्राप्त करेंगे, बल्कि आप प्राचीन फीनिक्स दायरे के दामाद भी बन जाएंगे। प्राचीन फीनिक्स दायरे के समर्थन से हम खुद को गहन दुनिया के अधिपतियों के रूप में भी घोषित कर सकते हैं। वास्तव में हमारी तुलना उन महान शक्तियों से भी की जा सकती है। हालांकि ऐसा लगता है कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस कुतिया के दिल में पहले से ही कोई और है, इसलिए आपको सफल होने के तुरंत बाद कार्य करना चाहिए। मैं समझता हूँ। हालांकि क्या आपने यह नहीं कहा कि प्राचीन फीनिक्स दायरे ने पहले ही हुआ मेघान को छोड़ दिया है? हम अभी भी इतने डरे हुए क्यों हैं? सुनहरे वस्त्र वाले व्यक्ति ने पूछा। छोड़ दिया? प्राचीन फीनिक्स दायरे ने उसे कभी नहीं छोड़ा। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में लोगों का केवल एक हिस्सा उसका पीछा कर रहा है। क्योंकि उसने उन्हें खड़ा किया, वे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। यदि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र वास्तव में उसके खिलाफ एक कदम उठाना चाहता था, तो वह बहुत पहले मर चुकी होती। वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके पास फीनिक्स कबीले के केवल कुछ खून है, वह फीनिक्स किंग की गोद ली हुई बेटी बनने और स्वर्गीय फीनिक्स मैडन बनने में सक्षम थी। कोई भी कल्पना कर सकता है कि फीनिक्स किंग ने उसे कितना महत्व दिया है। जब तक फीनिक्स किंग ने उसे नहीं छोड़ा, तब तक कोई भी उस पर घातक हाथ डालने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए उसके पीछे बहुत सारे लोग पीछा कर रहे हैं। अन्यथा आपको क्या लगता है कि उसके पास क्या मूल्य है? बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं हैं। अगर ये लोग खुद को मजबूत से नहीं जोड़ते हैं, तो उनका एक अतुलनीय दयनीय अंत होगा। युएलाओ ने उपहास किया। वह बिल्कुल परवाह नहीं लग रहा था। जो भी हो, समय आने पर मैं उसे ले जाऊंगा। आपके लिए मामले को संभालना सुविधाजनक होगा, युएलाओ ने ठंडेपन से कहा। भविष्य में सब कुछ आप पर निर्भर करेगा। मैं समझता हूँ। सुनहरे लबादे वाले आदमी ने उन दोनों को देखकर उपहास किया। फिर वह शांत हो गया और एकत्र हो गया। उनका मूल रूप से भद्दा रंग अचानक सामान्य हो गया। उसकी नजर में वे दोनों पहले ही मर चुके थे। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं थी। ये ज़िवेन, मैं आपका परिचय कराती हूँ। यह फ्लोटिंग माउंटेन का युवा मास्टर है। उसे हेवनली फायर यंग मास्टर के रूप में जाना जाता है। इस अवधि के दौरान मेरी देखभाल करने के लिए यह सब उसके लिए धन्यवाद था। उसने मुझे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लोगों को खदेड़ने में मदद की। और यह युएलाओ फ्लोटिंग माउंटेन का महान बुजुर्ग है। उनकी एक शानदार प्रतिष्ठा है। हुआ मैंगान ने ये शिवेन से परिचय कराया। ये ज़िवेन को तुरंत याद आया कि रहस्यमय दुनिया में तैरता पहाड़ भी एक बड़ी ताकत है। हालांकि इसकी तुलना डेसोलेट हेवन पैलेस, डिवाइन यूनियन और अन्य दिग्गजों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह पहले दर्जे की ताकतों में से एक थी। हाल के वर्षों में इसने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए भी काफी प्रयास किए थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि फ्लोटिंग माउंटेन के लोगों के साथ उनका वास्तव में इतना बड़ा संघर्ष होगा। हालांकि वह केवल थोड़ा झिझक रहा था। उस बूढ़े ने क्षण भर पहले ही अपने तीव्र जानलेवा इरादे पर लगाम नहीं लगाई थी। यह दिखाने के लिए काफी था कि दोनों पक्षों के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व असंभव था। इसके अलावा उसे एक क्षण पहले इस हद तक प्रताड़ित किया गया था। इसलिए वह इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वह नहीं जानता था कि बूढ़े ने अचानक हार क्यों मान ली थी। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़े व्यक्ति ने सिर्फ हुआ मैंगान के चेहरे की वजह से उसे मार डाला था। हुआ मैंगान उसका क्या कर सकती थी?
कोई तो वजह रही होगी जिसके बारे में उसे पता नहीं था। शायद किसी तरह की साजिश थी, इसलिए उसे पहले कार्य करना चाहिए। उसे पहले प्रहार करना चाहिए और ऊपरी हाथ हासिल करना चाहिए। उसके मन में विचार चलने लगे। वह खतरे के बारे में नहीं जानता होता तो ठीक होता, लेकिन यह उसकी शैली नहीं थी कि वह अभी भी बैठे रहे और मौत की प्रतीक्षा करे, क्योंकि वह इसके बारे में जानता था। उनका आभामंडल और भी संयमित हो गया था और उनके मन में तरह तरह के विचार लगातार गणना और विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने उस पर आक्रमण करना क्यों छोड़ दिया था? इसके पीछे गहरा कारण क्या था? कैलकुलेटर की तरह उन्होंने संभावनाओं को सूचीबद्ध किया और उन्हें एक एक करके सत्यापित किया। हालांकि येज़ेबेल शांत रही और सतह पर एकत्रित रही। दोनों पक्षों के बीच पहले से ही माहौल ठीक नहीं था। मुमकिन है अगर थोड़ी सी भी संभावना होती तो एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाती। येज़ेबेल के पास कुछ समय के लिए इसे सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इन लोगों की तुलना में उसका साधना काल बहुत कम था। स्लेटी वस्त्र धारण करने वाले बुजुर्ग ने 10,000 से अधिक वर्षों तक खेती की हो सकती है, जो कि उनकी खेती के समय से दर्जनों गुना अधिक थी। यहाँ तक स्वर्ण वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति भी 2000 से 3000 वर्षों तक खेती कर सकता था, जो कि उसकी तुलना में 10 गुना अधिक था। भले ही वह हमेशा भाग दौड़ करता था, उसकी साधना का समय अभी भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यदि यह विभिन्न कारकों के लिए नहीं होता, तो वह इस जीवन काल में इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होता। इसलिए उसके पास बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। इन लोगों को पकड़ने के लिए उन्हें 10 दिनों तक खेती करनी पड़ी। इस दुनिया में हमेशा अद्वितीय प्रतिभाएं होंगी जो उनसे अधिक मजबूत थी और जिन्होंने लंबे समय तक साधना की थी। कोई बात नहीं, रहस्यमय दुनिया में हजारों जातियों का जमावड़ा एक तीव्र संघर्ष होना तय था। हालांकि इस बार केवल 100 लोग ही नामलेस डाउ कॉलेज में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में केवल यही 100 प्रतिभाएं हैं। उनमें से कई या तो वृद्ध थे या अभी तक आवश्यक शक्ति तक नहीं पहुंचे थे। दिव्य संघ के नेता जैसे शक्तिशाली अस्तित्व का उल्लेख नहीं करना था। कई छिपे हुए पुराने शैतान भी थे जो भविष्य में उनके विरोधी थे। उनका लक्ष्य इन लोगों से मुकाबला करना नहीं था। तो क्या हुआ अगर वह अपने साथियों के बीच उत्कृष्ट था? यदि वह इन शक्तिशाली विरोधियों को नहीं हरा पाता, तो वह अपना दाव सिद्ध नहीं कर पाता। अपना दाव सिद्ध करना अपने आप में एक अजेय मार्ग था। यह एक सुनसान रास्ता था जो जरा सा भी पीछे हटने की अनुमति नहीं देता था। हुआ मैंगान ने दोनों पक्षों को देखा और कहा, युलाओ, क्या तुमने इस बार लावा अधिपति के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रबंधन किया? इस मामले के उल्लेख पर युएलाओ ने येज़ेबेल के मामले पर बात करना जारी नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने कहा, मुझे लावा अधिपति के बारे में पहले ही पता चल गया है। इस बार मैं उसे खत्म करने जा रहा हूँ और उसकी खोह से प्रवेश टोकन जब्त कर लूंगा। यह एक छोटा सा टोकन है जो मैं एक वरिष्ठ के रूप में आपके लिए कर सकता हूँ। वरिष्ठ की मदद के लिए बहुत धन्यवाद, हुआ मेगान ने कहा। येज़ेबेल ने महसूस किया कि लावा अधिपति की खोह में एक कोटा टोकन था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे यहाँ इकट्ठे हुए थे। हर बार नामचीन डाव कॉलेज ने स्पॉट टोकन बांटे, यह तय नहीं था। यह कहीं भी हो सकता है, यहाँ तक कि लावा अधिपति की तरह एक अद्वितीय क्रूर प्राणी की मांग में भी। हालांकि भले ही वे अच्छी तरह से छिपे हुए थे, अगर इस मामले में प्रोफाउंड वर्ल्ड की प्रमुख ताकतें शामिल थी, तो उनमें से अधिकांश को अभी भी पाया जा सकता था। इन ताकतों की ताकत आम लोगों की कल्पना से कहीं आगे थी। लावा अधिपति की मांग में एक कोटा टोकन है जिसकी मुझे आवश्यकता है। उसे पाने में हमारी मदद करने के लिए उसकी प्रतीक्षा करें, फिर हम तुरंत चले जाएंगे। हुआ मैंगान की आवाज समय पर प्रसारित हो गई। येज़ेबेल आखिरकार समझ गई कि हुआ मैंगान यहाँ क्यों थी। हालांकि आपको भी सावधान रहना चाहिए। मुझे डर है कि उनके पास कोई अच्छा इरादा नहीं है। हालांकि इस स्वर्गीय अग्नि युवा मास्टर के पास पहले से ही एक कोटा टोकन है, क्योंकि उन्होंने इसे आपको दिया था। येज़ेबेल ने पूछा, यह सच नहीं है, लेकिन उसने कहा कि वह एक और खोजने के लिए पर्याप्त आश्वस्त था। हुआ मेगान ने कहा, हालांकि आप निश्चिंत हो सकते हैं। मैं इतने सालों से बाहर हूँ, इसलिए मेरे लिए बिना तैयारी के रहना असंभव है। येज़ेबेल ने एक पल के लिए सोचा। वह किनारे से भी देखता होगा। चाहे कुछ भी हो, वह उसे कुछ नहीं होने देंगे। यह लावा अधिपति लगता है कि अभी अभी भयंकर युद्ध हुआ है, इसलिए यह थोड़ा घायल हो गया है। अगर हम कार्रवाई करना चाहते हैं तो हमें जल्दी होना होगा। युएलाओ ने कहा, लावा अधिपति इस लावा विमान का प्राकृतिक घरेलू मैदान है। अगर हम जल्द कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि लावा अधिपति जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उस समय फिर से कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। चलो जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें। जल्द ही अनाम डाउ कॉलेज खुल जाएगा। उस समय हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचेगा, हेवनली फायर यंग मास्टर ने कहा जैसे ही उनकी अभिव्यक्ति सामान्य हुई। यह ऐसा था जैसे अभी अभी की उग्र अभिव्यक्ति उसकी नहीं थी। येज़ेबेल, मैंने आपके मामले के बारे में सुना है। इस बार हमें लावा अधिपति को घेरने में आपकी मदद की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? युएलाओ की नजर भेड़िए की तरह थी जब उसने येज़ेबेल को देखा।
ये जिवेन अपनी नजर में छिपे हुए हत्या के इरादे को महसूस कर सकती थी। अगर वह नहीं माना तो शायद उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। हालांकि दूसरे विचार पर यह हुआ मैंगान के लिए टोकन प्राप्त करना था। उसकी सहायता करना उचित समझा। बिल्कुल, ये शिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा। चलो ठीक है, जाओ। युएलाओ ने अपनी आस्तीनें लहराते हुए कहा। ये जिवेन और योद्धाओं ने आकाश की ओर उड़ान भरी। ये जिवेन यह जानकर दंग रह गई कि हुआ मैंगान और हेवनली फायर यंग मास्टर को साथ नहीं लाया गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ, सीनियर, वे साथ क्यों नहीं आए? ये शिवेन को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। अवश्य ही कुछ ऐसा होगा जिसकी उसने गणना नहीं की थी। लावा अधिपति से निपटने के लिए केवल मैं ही काफी हूँ। आपकी ओर से सहायता के साथ यह पर्याप्त से अधिक है। उन दोनों के लिए उन्हें अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युएलाओ ने जवाब दिया, फिर सीधे आगे देखा। उनका कुछ और कहने का कोई इरादा नहीं था। धिक्कार है, यह बूढ़ा आदमी कुछ योजना बना रहा होगा। यह सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि यह अब क्या है। नहीं, मुझे बचने का कोई तरीका सोचना होगा। शायद यह बूढ़ा मुझे निपटने के लिए तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। लावा अधिपति के साथ ये जिवेन ने कई तरीकों के बारे में सोचा जिसका उपयोग युएलाओ उससे निपटने के लिए करेगा। तेज रोशनी से उसकी आंखें चमक उठी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बूढ़ा वैसा ही है जैसा उसने ऊपर से कहा था। अगर ऐसा था तो उसने वास्तव में उसे गलत समझा था। हालांकि अब शत्रुतापूर्ण होना अच्छा नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि युएलाओ के दिव्य विचार उस पर बंद हैं। अगर वह कोई अजीब हरकत करता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। इतनी नजदीकी दूरी पर उसने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि वह बच सकता है। मुझे एक रास्ता सोचना है। मुझे बचने का एक तरीका सोचना है। उसके दिमाग में बचने के कई तरीके और रास्ते कौंध गए। उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा किए बिना वे पहले ही लावा अधिपति के क्षेत्र में आ चुके थे। पूरे लावा विमान में शायद इतने खूंखार राक्षस नहीं थे जितने की यह। भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी ये जिवेन गर्मी की उस असीम क्रूर आभा को महसूस कर सकती थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। इसने उसे अनैच्छिक रूप से अपनी लार निगल ली। यह बस अतुलनीय रूप से भयानक था। एक भयंकर आभा ने आकाश और पृथ्वी को ढंक दिया। इसके अलावा नीचे अनगिनत लावा उबल रहा था। ये शिवेन ने महसूस किया कि एक सुपर लार्ज डोमेन का विस्तार हुआ था। यह एक दिव्य देश की तरह था जो हजारों मील के दायरे में दुनिया को समेटे हुए था। जैसे ही उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा, उन्होंने तुरंत एक असीम क्रूर आभा को अपने ऊपर कुचलते हुए महसूस किया। वह तुरंत समझ गया कि उसे लावा अधिपति द्वारा खोजा जाना चाहिए था। आभा पहाड़ की तरह टूट गई। यह उस दबाव से कम नहीं था जो युएलाओ ने अभी अभी उस पर डाला था। गर्जन। उसी समय शून्य से एक जोरदार चेतावनी दहाड़ आई। यह लावा की असीम तरंगों को लुढ़काते हुए राक्षसी ध्वनि तरंगों को सेट करता है। यह एक तूफानी समुद्र की तरह था जो क्षितिज से टकरा रहा था। दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। दबाव की लहर फैल गई। चलो चलते हैं। यह जानवर है। हम आज इस जानवर से छुटकारा पा लेंगे। युएलाओ ने दृढ़ भाव के साथ कहा। ये जिवेन, तुम पहले अंदर जाओ। वरिष्ठ। ये शिवेन ने बेहद हैरान नजर से अपना सिर उठाया। हालांकि वह अपने दिल में व्यंग्य कर रहा था। निश्चित रूप से जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। वह वास्तव में तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल होने वाला था। हालांकि उसका चेहरा सदमे से भर गया था, जैसे उसने कभी इस बारे में सोचा ही न हो। युएलाओ ने केवल उपहास किया। उसे परवाह नहीं थी कि ये शिवेन क्या सोच रही है। उसने केवल उपहास किया और कहा, जल्दी से अंदर जाओ। यदि तुम नहीं जाते हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से मारने के लिए मुझे दोष मत दो। क्या आपको लगता है कि मुझे यह नहीं पता? मुझे डर है कि अब तुम्हारे दिल में नाराजगी है। मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा क्योंकि तुम अभी भी उपयोगी थे। नहीं तो तुम अभी अभी मर गए होते। जल्दी अंदर जाओ। बचने की सोचना भी मत। एक बार जब आप लावा अधिपति के डोमेन में प्रवेश कर जाते हैं तो आप उसके डोमेन की खोज से बच नहीं पाएंगे। नहीं तो तुम मेरे हाथों मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह। युएलाओ के बोलते ही उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फैल गई। इसने दूर से लावा अधिपति का सामना किया और यह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं लग रहा था। ये जिवेन की आंखों में अनिश्चितता थी। अंत में वह केवल अपने दांत पीस सकता था और बोला, ठीक है सीनियर, मैं जाऊंगा। उसे तनिक भी संकोच नहीं हुआ। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और विशाल डोमेन में छलांग लगा दी। ये जिवेन के जाते हुए शरीर को देखते हुए युएलाओ की आंखें और ठंडी हो गईं। वह उपहास किए बिना नहीं रह सका। उसकी नजर में ये जिवेन के पास बस इतना ही मूल्य बचा था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह कब का मर गया होता। ये जिवेन को कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसके पीछे युएलाओ की दिव्य भावना अभी भी उस पर लगातार ताला लगा रही थी। अगर वह हिचकिचाता तो शायद उसकी मौके पर ही मौत हो जाती। कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। धिक्कार है बूढ़े आदमी, मैं निश्चित रूप से तुम्हें दफनाने की जगह के बिना मरने दूंगा। ये जिवेन की आंखों में तेज रोशनी थी।
उन्होंने इसे बिल्कुल नहीं छुपाया। मैं इसे अभी जोखिम में डाल सकता हूँ। इस लावा अधिपति के खिलाफ मेरे पास अभी भी जीवित रहने का मौका है। अगर वह बुरा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से हमला करता है तो यह वास्तव में एक मृतंत होगा। हुश, ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में वह लावा के इस विशाल समुद्र के केंद्र में आ चुका था। लावा के समुद्र में एक छोटी पहाड़ी जैसी आकृति थी। यह बेहद भयानक था। यह एक ऐसा जीवन था जो लावा से बना हुआ प्रतीत होता था। उसका पूरा शरीर चमकदार लाल था और उसके शरीर पर लगातार लावा बह रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर खून लगा हो। दूर से यह बस एक विशाल ठंडे सूरज की तरह था। छप छप लावे के नीचे अनगिनत लावा उबलने लगे। एक पल में यह एक शक्तिशाली बल द्वारा संघनित हो गया और एक चौंकाने वाले विशाल हाथ में बदल गया। यह शून्य में एक शिवेन की ओर लपका। यह बड़ा हाथ तेज और निर्मम था। यह अनगिनत ज्वाला कानूनों में लिपटा हुआ था। इसने येज़िवेन के आसपास के सभी अंतरिक्ष कानूनों को ठीक कर दिया। उसे भागने की अनुमति नहीं दी। ऐसा लगता है कि यह लावा अधिपति पहले किसी चीज से उकसाया गया था। यह तुरंत क्रोधित हो गया जब उसे येज़िवेन जैसे एक बाहरी व्यक्ति का सामना करना पड़ा जो अंदर घुस आया था। तोप की तरह एक मच्छर को मारती है, उसने येज़िवेन को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। हाँ, ये शिवेन जोर से चिल्लाए। अनगिनत सुनहरी रोशनी तुरंत उसके शरीर से निकली और बेड़ियों से मुक्त हो गई। उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह उछल पड़ा। स्विश, उसका शरीर एक सुनहरी रोशनी में बदल गया और उसने छलांग लगा दी। जिस स्थान पर वह अभी कुछ देर पहले था, वह पहले ही मौके पर ही कुचल दिया गया था, जिससे एक विशाल ब्लैक होल बन गया था। इसमें अंतहीन लावा लगातार बहता रहा। हालांकि उस विशाल हाथ ने उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया। उस विशाल हथेली से एक और विशाल हाथ घनीभूत होकर येज़िवेन की ओर पटक दिया। टकराना, येज़िवेन बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकी और उसे सीधे थप्पड़ मार दिया गया। दोनों के बीच ताकत में भारी अंतर बस अद्वितीय था। तो येज़िवेन का पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह था और सीधे लावा पूल में बमबारी की गई थी। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब उस बड़े हाथ ने येज़िवेन के शरीर को थपथपाया तो उसके शरीर में इन और यांग ऊर्जा थोड़ी चमक उठी। छप छप येज़िवेन हिंसक रूप से लावा पूल में गिर गई। उसका पूरा शरीर एक उल्कापिंड की तरह था जो समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रचंड लहरें उठने के बाद वह जल्दी से लावा में डूब गया। ऐसा लगता है कि यह अतुलनीय रूप से विशाल लावा अधिपति आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि शून्य में एक अतुलनीय रूप से विशाल चील का पंजा आकाश से उतरा और सीधे उस लावा अधिपति की ओर लपका। गति तेज और अत्यावश्यक थी। इसने उसे हमला जारी रखने का कोई मौका नहीं दिया। लावा अधिपति का अधिकांश ध्यान अभी अभी येज़िवेन द्वारा आकर्षित किया गया था, इसलिए उसके लिए उसके करीब आना इतना आसान था। और यही उस युवाओं का मूल लक्ष्य भी था। भले ही वह एक क्षण के लिए ही क्यों न हो, उसे उस क्षण के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक विशेषज्ञ के लिए एक पल बहुत कुछ हासिल करने के लिए पर्याप्त था। जहां तक येज़िवेन की बात है तो उपचारी के मिशन को पूरा करने के लिए वह पर्याप्त था। उसे कुछ और सोचने की जरूरत नहीं थी। उसने येज़िवेन की तरफ देखा भी नहीं जो मैग्मा में गिर गया था। उसके दिल में येज़िवेन पहले से ही एक मरा हुआ आदमी था। लावा अधिपति द्वारा मारे जाने के बाद भले ही वह मर न जाए, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यदि वह मरता भी नहीं तो भी वह उसके पीछा से नहीं बच पाता। बूम, उनकी चुपके से हमला करने की रणनीति कारगर रही। उसके चील के पंजों ने लावा अधिपति के शरीर से बड़ी मात्रा में लावा को सीधे बाहर निकाल दिया। यह ऐसा था जैसे वह उसके शरीर से अनंत मात्रा में मांस खोदकर निकाल रहा हो। गर्जन, विशाल लावा अधिपति उग्र रूप से दहाड़ा और भयानक गड़गड़ाहट ने पूरे आकाश को हिला दिया। वह वास्तव में किसी के द्वारा घात लगाया गया था। यह बस एक बहुत बड़ा नुकसान था। हुआलाला, अनगिनत लावा पागलपन से बड़े और एक विशाल तोप के गोले की तरह शून्य पर बमबारी की। यह एक विशाल सरणी की तरह था। लावा पहले से ही फायर डोमेन के कानून में एकीकृत किया गया था और उसके द्वारा नियंत्रित और उपयोग किया गया था। अतः इस आक्रमण की शक्ति अत्यंत भयानक थी। अनगिनत हमलों के बीच चील के पंजे वाला बूढ़ा अचानक शून्य में दिखाई दिया। वह अत्यंत तेज गति से हवा के साथ चला। एक पल में ग्रे बिजली के एक बोल्ट की तरह वह सीधे ये फुटियन पर झपटा। कोई नहीं जानता था कि उसने कब शुरुआत की थी, लेकिन उसका पूरा शरीर पहले से ही एक अतुलनीय विशाल दिव्य चील की तरह हो गया था जो सीधे मौके पर पंजा मार रहा था। बूम, एक और अतुलनीय तेज दहाड़ सुनाई दी। इस टकराव में कहा जा सकता है कि युएलाओ का पलड़ा भारी रहा। लावा अधिपति पहले से ही घायल था और उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। इसके अलावा यह अभी अभी घात लगाकर बैठा था। यहाँ तक घायल लावा अधिपति का सामना करने के बावजूद उसने अभी भी चालाक योजनाओं का सहारा लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितने सतर्क थे। केवल ऐसा ही व्यक्ति अनगिनत नरसंहारों से बच पाएगा।
इस हिंसक हमले से यह लावा अधिपति सीधे तौर पर पीछे हट गया और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सका। गर्जन, गर्जन, गर्जन। यह लावा अधिपति लगातार गर्जना करता था, मानो वह कुछ बुला रहा हो। इसके तुरंत बाद अनगिनत गर्जना दूर से सुनाई दी और अनगिनत शक्तिशाली गहन मृत्यु चरण के लावा जीव सीधे ऊपर आ गए। यह सिर्फ एक छोटी सी चाल है। युएलाओ ने बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और एक बार फिर सीधे लावा अधिपति पर हमला किया। उसके चील के पंजों ने सीधे लावा को जकड़ लिया और शून्य में लावा अधिपति की आकृति दिखाई दी। उसका पूरा शरीर एक विशाल आकृति में बदल गया लगता था। ईगल क्लॉ तकनीक को लंबे समय तक चरम पर परिष्कृत किया गया था। जानवर, आज खुद को मेरे हवाले कर दो। उसने एक गगनभेदी दहाड़ निकाली और उसके चील के पंजों ने सीधे लावा अधिपति के सिर को कुचल दिया। उसमें से अंतहीन लावा निकला। गर्जन, भले ही उसका सिर कुचल गया हो, यह लावा अधिपति के लिए असहनीय चोट नहीं थी। दिन के अंत में यह सामान्य प्राणियों से बिल्कुल अलग था। अंतहीन लावा सीधे संघनित हुआ और एक बार फिर लावा अधिपति के सिर का गठन किया। गर्जन, वह उग्र रूप से दहाड़ता है, जैसे कि वह एक सर्वोच्च स्वामी हो जिसके क्षेत्र और प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया गया हो। यह बंदा बस उनकी गरिमा को चुनौती दे रहा था। उतरती लपटें। उसने एक गहरी दहाड़ निकाली। अनगिनत लावा तुरंत ही वाष्पित हो गए, मध्य हवा में बढ़ते हुए एक अतुलनीय रूप से विशाल अग्नि बादल बन गए। फिर अंतहीन आग के बादल के भीतर अनगिनत लपटें सीधे नीचे गिर गईं, आकाश को ढांकते हुए और पृथ्वी को ढांकते हुए। जैसे ही वे युएलाओ की ओर झपटे, उसे अपनी सांस पकड़ने का कोई समय नहीं दिया। युएलाओ की पीठ से काले पंखों की एक जोड़ी निकली और लावा की लपटों से बचने के लिए उसने लगातार टेलीपोर्ट किया। भले ही यह थोड़ा सा ही क्यों न हो, यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। यह वातावरण लावा अधिपति का घरेलू मैदान था। इसके अलावा यह उनके अधिकार क्षेत्र में था और इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। विंड डोमेन अनलिमिटेड। युएलाओ ने सीधे दहाड़ा और विंड डोमेन को खोल दिया। फिर अंतहीन हवा के तत्व आंधी की तरह उड़े और एक राजसी पवन क्षेत्र का निर्माण करते हुए चूसे गए। इसने एक विंड डोमेन का गठन किया जो लावा अधिपति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। इस डोमेन का तेजी से विस्तार हुआ। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह एक पल में आग की लपटों के क्षेत्र में विलीन हो गया हो। गड़गड़ाहट, हिंसक विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी और जैसे ही दो विशाल डोमेन संपर्क में आए, वे पूरी तरह से पिघल गए और ढह गए। युएलाओ के मुंह के कोने से एक ठंडी मुस्कान चमक उठी। उनकी योजना सफल हो गई थी। इसकी योजना उन्होंने शुरू से ही बना ली थी। यदि उसने अपने डोमेन को शुरू से ही सक्रिय कर दिया होता तो उसके लिए चार्ज करना असंभव होता। फॉरेस्ट वैली को इतनी नजदीकी दूरी पर छोड़ने से ही वह लावा अधिपति के डोमेन को एक पल में बाधित कर सकेगा या उसे नष्ट भी कर सकेगा, जिससे लावा अधिपति का स्वर्ग और पृथ्वी के साथ प्रशिक्षण बाधित होगा। तभी वह लावा अधिपति की अविनाशी पुनर्प्राप्ति क्षमता को बाधित करने में सक्षम होगा। तभी वह लावा अधिपति को हरा पाएगा। अनगिनत वर्षों से यह अज्ञात था कि कितने लोग लावा अधिपति से निपटना चाहते थे, लेकिन बहुत कम सफल हुए थे। इस तथ्य के अलावा कि उन दिग्गज शख्सियतों ने शायद ही कभी कार्रवाई की, असली कारण यह था कि जब तक लावा अधिपति इस दुनिया में था, तब तक वह अपने विशाल डोमेन पर भरोसा कर सकता था ताकि उसके पास एक अंतहीन रिकवरी क्षमता हो। समान क्षेत्र के सामान्य लोग इसके विरोधी नहीं थे और यहाँ तक कि इससे ऊंचे दायरे वाले लोगों के लिए भी इससे निपटना आसान नहीं था। इसलिए लावा अधिपति ने अपने लिए एक नाम बनाया था और सीलबंद विश्व युद्ध क्षेत्र में कई क्रूर जानवरों में शीर्ष स्थान पर था। इस विशाल लावा जानवर से निपटने से पहले उसने पहले ही तैयारी कर ली थी। वह या तो इसे एक झटके में मार देगा या बिल्कुल भी कदम नहीं उठाएगा। ऐसा न हो कि वह लावा अधिपति को मौत के घाट उतार दे। धत्तेरी की, लावा अधिपति कैसे नहीं समझ सकता था कि वह इस आदमी के जाल में फंस गया था। इसे इस आदमी को अभी मार देना चाहिए था और ऐसी कोई समस्या नहीं होती। लावा अधिपति भी अपने इरादों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। इसकी एकमात्र कमजोरी के रूप में वह कैसे नहीं जान सकता कि अपनी रक्षा कैसे करें। जल्द ही ऐसी परिस्थितियों में इसका फ्लेम डोमेन फिर से हावी हो जाएगा और यह इस आदमी के विंड डोमेन को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होगा। उस समय आइए देखें कि क्या वह अभी भी इतना अहंकारी हो सकता है। एबिसल डेमोनिक फ्लेम फिस्ट। उसने एक गगनभेदी दहाड़ निकाली और मुक्का मारने वाली ताकत से ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल ज्वाला में बदल गई हो जो युएलाओ की ओर फूटी हो। पूरी लौ ने सब कुछ जला दिया, मानो वह रसातल में बदल गया हो। यह बहुत ही शानदार लग रहा था। उनकी पौराणिक ताकत ही एकमात्र कारण था कि वह वास्तव में इस लावा वर्ल्ड में मजबूती से खड़े हो सके और लावा अधिपति बन सके। यह उनकी मौलिक पूंजी भी थी। हालांकि बूढ़े ने उससे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की। उसका शरीर एक लड़ाकू विमान की तरह था जो लगातार टिमटिमाता था और राक्षसी लौ को चकमा देता था। फ्लेम डोमेन के संयम के बिना युएलाओ के हमले की गति कई गुना तेज थी और यह पहले से भी ज्यादा भयानक था। एक विशाल चील का पंजा एक बार फिर लावा अधिपति के सामने प्रकट हुआ, सीधे उसके सिर को पकड़ लिया।
मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितनी बार पुनर्जन्म ले सकते हैं। युएलाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। लानत है, धिक्कार है। लावा अधिपति गर्जना और लगातार गर्जना। उसके सामने असीम लावा अचानक उमड़ पड़ा, जिससे एक अतुलनीय रूप से विशाल लावा दीवार बन गई जिसने उसे अपने पीछे ढाल दिया। बूम! चील के पंजे से लावा की पूरी दीवार तुरंत नष्ट हो गई। यह अंदर घुस गया और सीधे लावा अधिपति के शरीर को पकड़ लिया। हालांकि लावा अधिपति समय रहते अपने सिर को फटने से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी पूरी बाह भी मौके पर ही कटी हुई थी और उसके पूरे शरीर को उड़ते हुए भेजा गया था। शुरुआत से ही लावा अधिपति युएलाओ के जाल में फंस गया था। युएलाओ ने इसके खिलाफ पूरी तरह से साजिश रची थी। शुरू से ही लावा अधिपति पूरी तरह से तैयार नहीं था। इसके विपरीत उसकी तुलना में लावा अधिपति बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में भले ही ताकत में समान असमानता हो, इसका परिणाम एक तरफा दमन हो सकता है। इसके अलावा लावा अधिपति को पहले ही कुछ चोटें लग चुकी थी, इसलिए शुरुआत से ही लड़ाई का एक तरफा फायदा था। युएलाओ ने लावा अधिपति को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उनका पलड़ा भारी था, उन्होंने एक के बाद एक कई क्रूर हमले किए। वह बहुत स्पष्ट था कि वह इस समय ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम था। काफी हद तक यह इसलिए था क्योंकि उसने लावा अधिपति को गाद से पकड़ लिया था। इसके अलावा उसने लावा अधिपति को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए येज़िवेन का इस्तेमाल किया था, भले ही वह पहले से ही घायल था। इससे उनकी बढ़त पूरी तरह से मजबूत हो गई थी। हालांकि एक बार जब उसका पवन डोमेन फ्लेम डोमेन द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो लावा अधिपति दुनिया से अपना संबंध पुनः प्राप्त कर लेगा और अपनी असीम पुनर्प्राप्ति क्षमता प्रदर्शित करेगा। यह एक भयानक ज्वाला अत्याचारी बन जाएगा और लावा विमान के ज्वाला अत्याचारी को सूचित करेगा। उस समय उसके द्वारा किसी भी प्रकार के शत्रु को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसे में वह केवल पीछे हट सकते थे। लावा अधिपति नष्ट हो गया था। उसके हमलों से बचने के प्रयास में वह पीछे हटता रहा। एक और वह युद्ध को शीघ्रता से समाप्त करना चाहता था और कोशिश करता था कि इसे घसीटा न जाए। दूसरी ओर वह अधिक से अधिक समय के लिए रुकना चाहता था। दोनों को युद्ध प्रिय कहा जा सकता है। उनका युद्ध का अनुभव पहले ही एक अतुलनीय स्तर पर पहुंच चुका था। लगभग तुरंत ही उन्होंने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया और तुरंत युद्ध निर्णय और दिशा निर्देश बनाए जो उनके लिए फायदेमंद थे। इस वक्त दोनों पक्षों को देखना होगा कि किसके युद्ध के इरादे साकार हो पाते हैं। इस समय ज्वाला अधिपति गर्जना करता रहा। वह बेहद उदास था। लावा विमान पर शासन करने वाले ज्वाला अत्याचारी के रूप में वह पहले कभी इतना उदास नहीं हुआ था। वह वास्तव में बार बार के खिलाफ साजिश रची गई थी। पहले वह इंसान था और फिर यह आदमी था। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह एक पुशोवा था? यदि कोई बाघ अपना पराक्रम नहीं दिखाता है, तो क्या वे सोचते हैं कि वह एक बीमार बिल्ली है? हालांकि वह यह भी जानता था कि वह मौजूदा स्थिति में कोई गलती नहीं कर सकता, अन्यथा उनकी अनगिनत वर्षों की साधना यहाँ पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगी। जहाँ तक उस मनुष्य की बात है, वह पहले से उसे पूरी तरह से भूल चुका था। वह इंसान एक कष्टप्रद मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी तुलना इस आदमी से कैसे की जा सकती है? हालांकि जब वे उस आदमी के बारे में भूल गए थे तो उन्हें लगा कि उन्हें परवाह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। येज़िवेन लावा के नीचे था और वह ऊपर की लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। लावा में हजारों मील के दायरे में कोई दूसरा जीव नहीं था। यह लावा अधिपति का क्षेत्र था और किसी अन्य प्राणी ने यहाँ रहने का साहस नहीं किया। इसलिए उसे अन्य प्राणियों द्वारा घात लगाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वह मन की शांति के साथ ऊपर की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वह शुरू से ही जानता था कि उसके खिलाफ निश्चित रूप से साजिश रची गई थी। विशेष रूप से उसके दूर ले जाने के बाद वह जानता था कि उसे तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने की सबसे अधिक संभावना थी। इसके अलावा उन्हें और कोई कारण नहीं सूझ रहा था। यही एकमात्र कारण था कि युएलाओ जब उसे मारना चाहता था तो अचानक उसे जाने देता था। दूसरे शब्दों में, युएलाओ और हेवनली फायर यंग मास्टर के शुरू से ही कोई अच्छे इरादे नहीं थे। जरूर कोई बड़ी साजिश रच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने शुरू से ही काफी तैयारी की थी। लावा अधिपति के हमले ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसने इसे रोकने के लिए यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख का उपयोग किया था। यद्यपि उसने यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख में संचित यिन यांग जीवन और मृत्यु शक्ति के आधे से अधिक का उपयोग कर लिया था, फिर भी प्रभाव बहुत अच्छा था। उन्हें केवल कुछ मामूली चोटें आई थी, जो कुछ भी नहीं था। उनके हाथों में यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख को छद्म ईश्वरीय उपकरण के रूप में माना जा सकता है। हालांकि वह अभी भी उस तरह की शक्ति को प्रकट नहीं कर सका। वह इसका थोड़ा सा ही खोल सका, जिससे वह कई बार खतरे से बच पाया। हालांकि इस हमले में काफी ऊर्जा भी खर्च हुई थी कि युएलाओ ने लावा अधिपति के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन क्या वह भी उसी तरह युएलाओ के खिलाफ नहीं थी?
युएलाओ ने शायद कभी नहीं सोचा था कि येज़ेवेन, जिसे लावा अधिपति द्वारा गंभीर रूप से घायल किया जाना चाहिए था, वास्तव में ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत वह अभी भी नीचे से उनकी लड़ाई देख रहा था। ये शिवेन का दिल थोड़ा चिंतित होने लगा, चूंकि युएलाओ ने उसके खिलाफ साजिश रची थी। उस हेवनली फायर यंग मास्टर के पास शायद कोई अच्छा इरादा नहीं था। वह मन ही मन थोड़ा चिंतित हुआ। वह नहीं जानता था कि हुआ मैंगान कैसे कर रही थी। हालांकि इस समय चाहे वह कितना भी चिंतित क्यों न हो, यह बेकार था। उससे पहले इस युएलाओ और लावा अधिपति से छुटकारा पाने का तरीका सोचना था। हाँ, अगर किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो वह पहले ही भाग चुका होता। हालांकि येज़ेवेन अलग थी। वह खरपतवार को काटकर जड़ से खत्म करना चाहता था। यह युएलाओ खरपतवार को काटकर जड़ों को खत्म करना चाहता था और उसे मार देना चाहता था। वह भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए इस युएलाओ और स्वर्गीय अग्नि युवा मास्टर को भी क्यों नहीं मारना चाहेगा। येज़ेवेन ने हमेशा इस सिद्धांत का पालन किया था कि या तो कोई कदम न उठाया जाए या एक बार चाल चलने के बाद अपने सभी दुश्मनों को एक प्रचंड गति से हरा दिया। मूल रूप से उनके पास जरा सा भी मौका नहीं था। चाहे वह लावा अधिपति हो या युएलाओ, उनकी शक्ति उस सीमा से कहीं अधिक थी जिसे वह संभाल सकते थे। वे शायद पहले ही गहन मृत्यु लोक के शिखर पर चढ़ चुके थे। ऐसा व्यक्ति पहले से ही दिव्य संघ के नेता जैसी महान हस्ती होने से केवल आधा कदम दूर था। उन महान शख्सियतों की उपेक्षा करते हुए वे व्यवहारिक रूप से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग थे। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही उसने 10 और लोगों को जोड़ा और अपने मार्शल आर्ट अवतार का उपयोग किया, फिर भी वह उनके लिए एक मैच नहीं बन पाएगा। हालांकि अब जबकि दोनों पार्टियां लड़ रही थी, इसने उन्हें एक मौका दिया, एक बड़ा मौका। वह चुपचाप नीचे छिप गया और अपने शरीर पर लगी कुछ चोटों को ठीक करने के लिए फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक का प्रसार किया। वह आक्रमण करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। इन दो शक्तिशाली शत्रुओं को एक झटके में समाप्त करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। भले ही अन्य प्रारंभिक चरण के गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास ऐसे विचार हो, उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं होगी। हालांकि वह अलग था। उसके पास इरादा और ताकत थी। बूम बूम बूम। युएलाओ के लगातार हमलों के तहत लावा अधिपति को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह युएलाओ के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं था और युएलाओ ने पहले ही बढ़त बना ली थी। उनके जैसे शीर्षस्थ विशेषज्ञों के लिए एक पल का लाभ भी जीवन और मृत्यु को निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा ऐसी स्थिति में जहां युएलाओ ने इतना बड़ा लाभ हासिल किया था, उसके लिए चाहकर भी पासा पलटना असंभव था। युएलाओ भी उसे ऐसा मौका नहीं देगा। वह केवल विरोध करना और समय खरीदना जारी रख सकता था। आप समय खरीदना चाहते हैं? यह कैसे संभव है? मैं तुम्हें ऐसा मौका कैसे दे सकता हूँ? युएलाओ का शरीर वायु तत्व के झोंके से पूरी तरह ढका हुआ था। एक पल में वह लावा अधिपति के सामने पहले ही चपट चुका था। लावा अधिपति के भारी बचाव पूरी तरह से टूट गए थे और लावा अधिपति उसे बिल्कुल भी परेशान करने में सक्षम नहीं था। बूम! उसकी हथेली एक विशाल चील के पंजे में बदल गई और लावा अधिपति के शरीर पर कसकर पकड़ लिया, जिससे मौके पर एक बड़ा छेद हो गया। छेद में वास्तव में एक अतुलनीय विशाल हृदय दिखाई दिया, जो लगातार धड़क रहा था। युएलाओ की आंखें उत्साह से चमक उठी। लावा कोर! मैंने लंबे समय से लावा अधिपति के लावा कोर के बारे में सुना है। हाँ, मेरे लिए इस बार और सुधार करना असंभव नहीं है। जब समय आएगा तो मैं एक महान हस्ती बन सकता हूँ और दुनिया पर हावी हो सकता हूँ। युएलाओ दिल खोलकर हंसा। बूम! उनका हमला सीधे बाधित हो गया था। महत्वपूर्ण क्षण में लावा अधिपति अपने सभी हमलों को बाधित करते हुए एक और रसातल राक्षसी ज्वलंत मुट्ठी के साथ बाहर निकला। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। लावा अधिपति लगातार हाँफता रहा और घृणा से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके सीने का बड़ा सा छेद भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। हम अभी भी प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मजाक है? देखें कि क्या मैं आपके सभी प्रतिरोधों को चकनाचूर नहीं करता। युएलाओ ने उपहास किया। एक पल में ईगल पंजा एक बार फिर से सक्रिय हो गया। यह और भी अधिक शक्तिशाली था और उसने पूरी तरह से ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया। ताकत के साथ ताकत से लड़ते हुए उसकी गति बेहद तेज थी, जिससे लावा अधिपति को लगा कि इससे निपटना बेहद मुश्किल है। आज मैं लावा कोर ले रहा हूँ। अर्ग, धिक्कार है। भले ही मुझे आज मरना पड़े, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। यह देखते हुए कि युएलाओ के हमले तेजी से हो रहे थे, वह शायद उसे बाहर निकालने का आखिरी मौका नहीं देना चाहते थे। लावा अधिपति ने आखिरी बार हंगामा करना शुरू किया। क्या आप लावा कोर के बारे में नहीं जानते? मैं अब आपको लावा कोर का रोष दिखाऊंगा। उसकी भयंकर गर्जना अभी भी सभी के कानों में गूंज रही थी। उसकी छाती में जो अभी तक पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, अतुलनीय रूप से विशाल मैग्मा हॉट वास्तव में उसके भीतर निहित ऊर्जा को प्रज्वलित करते हुए पागलपन से चमकने लगा।
फिर लावा अधिपति, जो मूल रूप से पूरी तरह से नुकसान में था और भारी रूप से घायल हो गया था, वास्तव में फिर से बढ़ना शुरू हो गया और इसकी ताकत एक पल में बढ़ गई। अथाह राक्षसी ज्वलंत मुट्ठी, उसने एक और जोर से चिल्लाया और मुक्का मारा। यह पंच पहले से भी तेज था और यह पहले से कहीं ज्यादा तेज था। युएलाओ के पास चकमा देने का बिल्कुल भी समय नहीं था और सीधे मुक्के से मारा गया। बूम! उसकी पूरी छाती तुरंत धंस गई और उसका शरीर एक तोप के गोले की तरह था, जिससे एक बड़ी दरार पैदा हो गई। उसके द्वारा मारा गया स्थान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे एक बड़ी दरार बन गई जो बेहद भयानक लग रही थी। तुम पागल हो, तुमने वास्तव में लावा कोर को प्रज्वलित किया। यहाँ तक अगर तुम इससे बच गए तो तुम अब और सुधार नहीं कर पाओगे। युएलाओ की आंखें सदमे से फैल गईं, जैसे कि उन्होंने सबसे अविश्वसनीय चीज देखी हो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा, लावा अधिपति ने गुस्से से कहा। युएलाओ ने उसे पहले ही जबरदस्ती एक कोने में धकेल दिया था और वह पूरी तरह से क्रोधित हो गया था। भले ही इसे लावा कोर को प्रज्वलित करना पड़े, यह संकोच नहीं करेगा। युएलाओ को मारने के लिए सब कुछ इसके लायक था। लानत जानवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर जाते हैं, लेकिन वह लावा कोर कुछ ऐसा है जिसे मुझे मिथक दायरे में प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसे पीछे छोड़ दें। धिक्कार है जानवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर जाते हैं, लेकिन लावा हॉट कुछ ऐसा है जिसे मुझे लीजेंड दायरे में प्रवेश करने की आवश्यकता है। इसे यहीं छोड़ दो। युएलाओ गुस्से में था। उसने लंबे समय से लावा हॉट को अपना माना था। इस समय लावा अधिपति वास्तव में लावा हॉट को जला रहा था। यह बस उसके दिल को जला रहा था। बूम! लेकिन इससे पहले कि वह बोलना जारी रख पाता, लावा अधिपति पहले ही झपट चुका था। इस समय लावा अधिपति की आंखें पहले से ही लाल थी और वह पागल हो गया था। जैसा उसने कहा था, अगर वह मर भी जाता है तो वह उसे अपने साथ नीचे खींच लेगा। यह ऐसा था जैसे यह पागल हो गया हो। लावा अधिपति का पूरा शरीर जलती हुई ज्वाला की तरह था। इसने अंतरिक्ष में एक बड़ा छेद किया और सीधे युएलाओ के सामने झपटा। एबिसल डेमोनिक फ्लेम फिस्ट, यह दहाड़ा, यह क्रोधित और पागल था। बूम! युएलाओ एक बार फिर धमाका कर गया। हमला करना और बचाव करना आसान था। बस एक पल में, जहां मूल रूप से युएलाओ का पलड़ा भारी था, वह स्थिति बदल गई थी। लावा अधिपति, जिसने लावा हॉट को प्रज्वलित किया था, ने अपनी वर्तमान शक्तिशाली युद्ध शक्ति के बदले में अपने भविष्य के ठहराव का उपयोग किया था। एक भयानक अत्याचारी, एक भयानक सम्राट की तरह इसने युएलाओ पर पागलों की तरह बमबारी की। युएलाओ द्वारा बनाए गए सभी बचाव पूरी तरह से बेकार थे। वे इसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर सके। यह ऐसा था जैसे वे बिल्कुल अलग स्तर पर हों। और जैसे जैसे समय बीतता गया, विंड डोमेन धीरे धीरे लावा अधिपति के फ्लेम डोमेन द्वारा दबा दिया गया। यहाँ तक यह धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, जिससे युएलाओ का लाभ थोड़ा थोड़ा करके खो गया। यह एक नुकसान हो गया। बूम बूम बूम! क्रुद्ध लावा अधिपति द्वारा युएलाओ के पूरे शरीर को रबर की गेंद की तरह लगातार उड़ा दिया गया। और इस दौरान तैरते पहाड़ से उन विशेषज्ञों ने युएलाओ को बचाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम यह हुआ कि वे क्रोधित लावा अधिपति द्वारा तुरंत जलकर राख हो गए। हालांकि लावा अधिपति थोड़ी देर के लिए युएलाओ के लिए कुछ नहीं कर सका और उसे पूरी तरह से नहीं मार सका। ये विशेषज्ञ, जो केवल गहन जीवन क्षेत्र के चरम पर थे, अभी भी इसके सामने चींटियों की तरह कमजोर थे। वे बिल्कुल इसके मैच नहीं थे। वे सभी मारे गए और लावा के नीचे येज़ेबेल ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली और चुपचाप देखता रहा। नतीजा तय होने वाला था। नतीजा चाहे जो भी रहा हो, उसके कदम उठाने में बस एक पल ही बाकी था। उसने धीरे धीरे सांस ली, अपने मन से सभी विचलित करने वाले विचारों को बाहर निकाल दिया। उसके पास केवल एक मौका था और वह केवल एक बार हमला कर सकता था। वह अंधेरे में एक जहरीले सांप की तरह एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। या तो उसने हमला नहीं किया या उसने परिणाम तय करने के लिए हमला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, एलडीयू की आभा कमजोर और कमजोर होती गई। अपने पिछले जोश की तुलना में अब वह बहुत कमजोर हो गया था। इतने हमलों के बाद उन्हें पहले ही भारी चोटें लग चुकी थीं। हालांकि लावा ओवरलॉर्ड कोई बेहतर नहीं था। चरम सीमा पार करने के बाद यह तेजी से कमजोर होने लगा। इस समय दोनों पक्ष इच्छाशक्ति में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यदि युएलाओ पहले मारा जाता तो लावा अधिपति जीत जाता। हालांकि यदि लावा अधिपति पहले कमजोर हो जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। लावा अधिपति सहित दोनों पक्ष बहुत स्पष्ट थे। यह लावा कोर प्रज्वलित करने का परिणाम था। हालांकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। कम से कम इसके पास अभी भी लड़ने का मौका था अगर यह लावा कोर को प्रज्वलित करता। अन्यथा यह निश्चित रूप से युएलाओ के हाथों मर जाएगा। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष पागल हो गए हैं, क्योंकि वे शून्य में एक दूसरे पर हमला करते रहे, एक दूसरे को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। यह ऐसा था जैसे वे दोनों पागल हो गए हों, पूरी तरह से पागल हो गए हों। अचानक शून्य में एक अतुलनीय जोर का धमाका सुना जा सकता है।
ऐसा लग रहा था कि स्थिति जारी रहने वाली थी, एक पल में तय हो गई थी। हालांकि वे दोनों पूरी तरह से शून्य में थे। युलाओ के चील के पंजों ने लावा अधिपति की छाती को पकड़ लिया और उसके लावा कोर को बाहर निकाल लिया। वह कमजोर और ठंडे ढंग से मुस्कुराया। लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार यह मौका आ ही गया। हालांकि लावा अधिपति की ताकत उसके क्रोध के कारण बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसने अपनी तर्कसंगतता भी खो दी थी। इसने उन्हें एक महान अवसर दिया। लावा अधिपति की आंखें अविश्वास से फैल गईं। इसकी चक्की जैसी आंखें पूर्ण अविश्वास को दर्शाती हैं। यह वास्तव में अंत में ऐसा ही निकला। लावा कोर इसकी हर चीज का मूल था। इसके जैसे जीवन रूप के लिए भले ही इसका सिर काट लिया गया हो, फिर भी इसका पुनर्जन्म हो सकता है। हालांकि यदि इसके लावा कोर को हटा दिया गया तो इसका अर्थ केवल मृत्यु होगा। गड़गड़ाहट। फिर लावा अधिपति के लावा कोर को हटा दिए जाने के बाद इसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके गिरने से पहले ही कठोर हो गया और हवा में फैल गया। हा, खांसी खांसी खांसी। युएलाओ दिल खोलकर हंसा और परवाह नहीं की, भले ही उसकी खांसी में खून निकला हो। वह आखिरकार सफल हो गया था। हालांकि उसने एक बड़ी कीमत चुकाई थी, फिर भी यह इसके लायक था। जहां तक कोटे के टोकन की बात है, तो यह उसकी नजरों में कहने लायक भी नहीं था। यह कहा जाना चाहिए कि यह केवल कुछ ऐसा था जो रास्ते में आया था। वह यहाँ सिर्फ इन बच्चों के मामलों के लिए नहीं आया था। मिथक के दायरे में कदम रखने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। जब तक वह एक और कदम आगे बढ़ा सकता था, तब तक वह अपने मौजूदा अजीब दायरे से अलग हो सकता था और रहस्यवादी दुनिया के सच्चे शासकों में से एक बन सकता था। धिक्कार है, यह जानवर मरने का हकदार है। हालांकि वह अभी भी असाधारण रूप से उदास महसूस करता था जब उसने देखा कि अधिकांश लावा कोर का उपयोग किया जा चुका था। अगर उसने समय रहते कार्रवाई नहीं की होती, तो शायद यह थोड़ा सा भी नहीं बचा होता। हालांकि यह अभी भी कुछ नहीं से बेहतर था। लावा कोर की मदद से उसके लिए पौराणिक मिथक दायरे में कदम रखना बहुत आसान होगा। उसने लावा कोर को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। यहाँ तक अगर उसकी हथेली पहले ही जल चुकी थी, तो उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक कट्टर रूप दिखाई दिया। इस समय उन्हें अचानक खतरे का अत्यधिक आभास हुआ। जैसे ही वह सोच रहा था कि अत्यधिक खतरे की यह भावना कहां से आई है, अचानक पूरा मैग्मा पागलपन से उबलने लगा। फिर एक जोरदार धमाके के साथ यह पूरी तरह से प्रचंड लहर में बदल गया। फिर एक पृथ्वी को चकनाचूर करने वाला कृपाण प्रकाश मैग्मा से बाहर निकला और करीब आ गया। उसकी आंखें अतुलनीय भय से भर गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस समय ऐसा हमला होगा। वह बिल्कुल तैयार नहीं थे। अगर वह तैयार भी होता तो भी बेकार होता। उसकी वर्तमान स्थिति में थोड़ा सा मजबूत गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ भी उससे निपटने में सक्षम नहीं होगा। वसूली। एक चरम गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ के रूप में स्वाभाविक रूप से उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता, बस थोड़ा सा समय दिया जाता, तो वह ठीक हो पाता। हालांकि इस दुश्मन ने उसे उस तरह का समय नहीं दिया। कुछ ही ब्लेड लाइट उसके शरीर पर लगी। लगभग एक पल में इसने उसे दो हिस्सों में उड़ा दिया। खून तुरंत बाहर निकल आया। मरने से पहले उसने आखिरकार इसका पता लगा लिया। उसे हमेशा लगता था कि उसने कुछ खो दिया है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह क्या था। अब उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने क्या खोया था। उस बच्चे का नाम येज़िवेन था। वह उसे याद कर रहा होगा, इसलिए वह इतना बेचैन था। जैसा कि अपेक्षित था, मैग्मा धीरे धीरे अलग हो गया और उसमें से एक आकृति निकली जो गिरे हुए लावा कोर को पकड़ रही थी। येज़िवेन नहीं तो और कौन हो सकता है। उसने मूल रूप से सोचा था कि येज़िवेन पहले ही मर चुका था। कम से कम उसे गंभीर चोट तो लगनी चाहिए। कौन जानता था कि येज़िवेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, वह अभी बिल्कुल ठीक था। वह नीचे छिपा हुआ था और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई देख रहा था। ऐसी योजना बिल्कुल अकल्पनीय थी। दूसरे शब्दों में, जब वह लावा अधिपति के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो उसके खिलाफ पहले से ही येज़िवेन ने साजिश रची थी। यह जीवन भर के लिए हंस को मारने जैसा था, लेकिन अंत में हंस ने उसकी आंखों में चुभ लिया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह गहन मृत्यु अवस्था के शिखर पर था। अंत में वह प्रारंभिक गहन मृत्यु अवस्था में एक साथी द्वारा पराजित हो गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह कुछ भी नहीं था और वह इस आदमी को लापरवाही से मौत के घाट उतार सकता था। हालांकि अंत में वह वास्तव में सब कुछ पर हावी हो गया था। जब मछुआरे और सीप लड़ते हैं, तो मछुआरे को फायदा होता है। यह आखिरी वाक्य था जो उनके दिमाग में आया। येज़िवेन ने लावा कोर को अपने हाथ में पकड़ रखा था। वह इसके भीतर भयानक और विशाल ऊर्जा महसूस कर सकता था। भले ही अधिकांश ऊर्जा पहले ही उपभोग की जा चुकी थी, यह केवल युलाओ और लावा अधिपति के लिए पर्याप्त थी, जो गहन मृत्यु अवस्था के चरम पर थे। येज़िवेन के लिए यह अभी भी काफी कुछ था।
इस लावा कोर के साथ युएलाओ लीजेंड स्टेज में कदम रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़िवेन के लिए भले ही थोड़ी मात्रा में ऊर्जा बची हो, फिर भी यह उसके लिए मध्यवर्ती गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखने के लिए पर्याप्त थी। उसके लिए यह एक बड़ी फसल थी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। इसके अलावा युएलाओ की सारी दौलत भी उसके हाथ लग गई थी। गहन मृत्यु अवस्था के शिखर पर एक विशेषज्ञ के रूप में जिसने 10,000 से अधिक वर्षों तक साधना की थी, कोई कल्पना कर सकता था कि उसकी संपत्ति कितनी समृद्ध थी। भले ही इसका एक बड़ा हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल किया गया था, फिर भी बचा हुआ हिस्सा करोड़ों हुआन गोलियों का था। गिनने के लिए बहुत से अन्य दुर्लभ खजाने भी थे। इससे ये शिवेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह रातों रात अमीर बन गया हो। गहरा मृत्यु क्षेत्र प्रारंभिक चरण और गहरा मृत्यु क्षेत्र शिखर चरण बस एक ही दायरे में प्रतीत नहीं होता। उसने तियान और कियाओ बुजुर्गों को मारने के बाद केवल कुछ लाख जुबान की गोलियां प्राप्त की थी। युएलाओ की तुलना में जिनके पास करोड़ों हुआन गोलियां थीं, वे बस एक ही दायरे में नहीं थे। हालांकि सामान्य परिस्थितियों में उसके पास एक चरम गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ को मारने का विचार नहीं होगा। यह अपनी खुद की मौत की तलाश करने से अलग नहीं होगा। ये महज एक हादसा था। हालांकि इस दुर्घटना ने उन्हें अल्पावधि में पर्याप्त हुआन गोलियां नहीं लेने के बारे में चिंता करने की अनुमति नहीं दी। दूर से अनेक शक्तिशाली प्रभामंडल आ रहे थे। अभी अभी लावा अधिपति के मरने से पहले इसने उन क्रूर जानवरों को लावा विमान से बुलवाया था। भले ही वे लावा अधिपति जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे कुछ ऐसे नहीं थे जो यक्षिवेन के बराबर हो सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक बार फिर मैग्मा को अलग किया और सीधे लावा अधिपति की गुफा की ओर चल पड़ा। यह अत्यंत विस्तृत गुफा थी। गेट, जो सैकड़ों मीटर लंबा था, एक अत्यंत दुर्लभ धातु से बना था। इससे ये ज़िवेन को पूर्वाभास हो गया था कि लावा अधिपति की गुफा के भीतर की संपत्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक होगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे अंदर चला गया। लावा अधिपति की मांद को खोलने के बाद ये ज़िवेन उसमें आ गई। यह बेहद चिकना था। हालांकि लावा अधिपति ने कुछ संरचनाओं को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन ये शिवेन के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इस प्रकार का विशेष जीवन रूप कुछ पहलुओं में विशेष रूप से प्रतिभाशाली था। हालांकि अन्य पहलुओं में उनकी उपलब्धियां अधिक नहीं थीं। उदाहरण के लिए आग के नियमों की लावा अधिपति की समझ को दुनिया को हिला देने वाला कहा जा सकता है। हालांकि बनावट के मामले में ये शिवेन के सामने यह सिर्फ बच्चों का खेल था। हालांकि इसकी खेती के साथ अगर इसे दूसरों द्वारा समाप्त नहीं किया गया होता, तो ये शिवेन इसका लाभ कैसे उठा सकते थे। जब किसी की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, भले ही वह मामूली पहलू ही क्यों न हो, फिर भी वह आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। ये ज़िवेन ने नजर डाली और पहली चीज जो उसकी नजर में आई वो जुबान कोर का पहाड़, स्पिरिट क्रिस्टल और इसी तरह की अन्य चीजें थीं। सब के सब एक तरफ बिखर गए। यहाँ तक कुछ खून के धब्बे भी देखे जा सकते थे। यह पूरी तरह से बोधगम्य था कि ये विभिन्न कुलों के विशेषज्ञों की लाशें होनी चाहिए, जो गलती से लावा अधिपति के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे और उनके हाथों दुखद रूप से मर गए। उनका सारा धन लावा अधिपति के हाथों में गिर गया था। ये ज़िवेन ने मोटे तौर पर देखा। हालांकि जुबान कोर के ढेर थे, वे जुबान कोर की मात्रा से थोड़े कम थे जो युएलाओ के पास थी। कुल 8 मिलियन से भी कम थे। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ हद तक निराश महसूस किया। लावा अधिपति की एक शानदार प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसके पास इतने जुबान कोर नहीं थे। स्पिरिट क्रिस्टल को परिवर्तित करने के बाद भी यह बहुत अधिक नहीं था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनमें से अधिकतर शायद लावा अधिपति द्वारा उपभोग किए गए थे। हालांकि वह जो नहीं जानता था वह यह था कि युएलाओ के पास संभवतः पहाड़ों की गहराई में इतनी दौलत नहीं हो सकती थी। दूसरों को साथ लाने के कारण ही उसके पास इतना धन था। हालांकि अब यह सब एक शिवेन का हो गया था। लावा अधिपति के रूप में यह अज्ञात था कि इस तरह के धन को जमा करने में उसे कितने साल लगे। इन सभी को इकट्ठा करने के बाद ये ज़िवेन के शरीर पर जुबान कोर की मात्रा पहले ही 20 मिलियन से अधिक हो चुकी थी। यह कहा जा सकता है कि वह रातों रात अमीर बन गया था। यहाँ तक कई चोटी के गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास ये ज़िवेन के रूप में इतना शुद्ध मूल्य नहीं था। उनकी कुल संपत्ति लगभग उन दिग्गज शख्सियतों के बराबर थी। बेशक यह केवल रहस्यमयी गोलियों की संख्या के संदर्भ में था। उन चोटी की सच्ची दौलत गहरी मौत की अवस्था के विशेषज्ञ वे दुर्लभ प्राकृतिक खजाने थे जिन्हें बाहरी दुनिया में ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था। इन हुआन कोर के अलावा ये ज़िवेन की सबसे बड़ी फसल वास्तव में कुछ गुप्त तकनीकें थीं। कुछ विशेषज्ञों द्वारा की गई कुछ गुप्त तकनीकें लंबे समय तक लावा अधिपति के हाथों में आ गई थी। हालांकि लावा अधिपति एक विशेष जीवन रूप था और इसकी सभी जादुई शक्तियां जन्मजात क्षमताएं थीं जिन्हें स्वचालित रूप से समझा जा सकता था। इसलिए उसके लिए इन मार्शल आर्ट को सीखना असंभव था। हालांकि ये शिवेन के लिए यह एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। उनमें विभिन्न संप्रदायों या कुलों की उत्तम तकनीक का अभाव नहीं था।
इन तकनीकों को सीखने के बाद ये ज़िवेन की युद्ध क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। एक मार्शल आर्ट जो लावा अधिपति जैसे अस्तित्व की आंख को पकड़ सकती है और स्वाभाविक रूप से पीछे रह सकती है, वह आसान नहीं होगा। हालांकि इस समय उसके पास अध्ययन करने का समय नहीं था, इसलिए वह इसे अभी के लिए अलग रख सकता था। जब समय आएगा तो उसके लिए अध्ययन करने के बहुत सारे अवसर होंगे। इनके अतिरिक्त कुछ प्राकृतिक खजाने भी थे। इन प्राकृतिक खजानों को लावा अधिपति जैसे अस्तित्व द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता था और न ही इसे पचाया जा सकता था। इसे केवल कूड़ेदान की तरह धूल जमा करते हुए यहाँ फेंका जा सकता था। हालांकि ये ज़िवेन के हस्तक्षेप से ये सभी प्राकृतिक खजाने उसके हाथों में आ गए। कुछ शीर्ष श्रेणी के प्राकृतिक खजाने भी थे जो केवल लावा प्लेन में ही विकसित हो सकते थे। ड्रैगन फ्लेम ग्रास, यह पौधा केवल लावा के सबसे गहरे हिस्से में उगता है। यह हर 10,000 साल में केवल एक बार बढ़ता है। जो कोई भी अग्नि विशेषता मार्शल आर्ट या जादुई शक्तियों में खेती करता है, वह इसका सेवन करने के तुरंत बाद एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। TS, अगर मैं इसे बेच दूं, तो क्या आग में खेती करने वाले मार्शल आर्ट या जादुई शक्तियों के दीवाने नहीं हो जाएंगे? येमो ने इन प्राकृतिक खजानों की जांच करने में ये शीवेन की मदद की। उनकी अंतर्दृष्टि के साथ भी कुछ ही चीजें थी जो बूढ़े आदमी की नजर में आ सकी। आपको इसे रखना होगा। यदि आप इसे निगलते हैं तो आपके शरीर के भीतर की नानमिंगली आग तुरंत एक नए स्तर तक उठ जाएगी। इसमें तेज ज्वाला में बदलने की क्षमता होगी। हालांकि यह उस लड़की हुआ मैंगान को देना सबसे अच्छा है। आपके लिए नानमिंगली फायर केवल हमले का एक साधन है। हालांकि हुआ मैंगान के लिए यह उसके लिए जीवन और मृत्यु का साधन है। अगर उसके शरीर के भीतर की नानमिंगली आग फिर से रूपांतरित हो सकती है तो वह तुरंत एक नए स्तर पर चढ़ जाएगी। उस समय मुझे डर है कि समान स्तर का कोई भी उसे पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह जियोसेंट्रिक ब्लेजिंग फ्लेम लोड्स और 99 चिलचिलाती सनग्रास भी है। TSK वे सभी अच्छी वस्तुएं हैं जो केवल ऐसे चरम वातावरण में ही विकसित हो सकती हैं। साधारण स्वर्गीय खजानों की तुलना में वे कई गुना अधिक कीमती हैं। उन लोगों के लिए जो अग्नि विशेषता मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, यदि आप उन्हें बेचने के इच्छुक हैं, तो वे उन्हें प्राप्त करने के लिए दिवालिया होने को तैयार होंगे। वे न केवल अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, बल्कि वे अपनी काया को भी बदल सकते हैं, जिससे वे अग्नि गुण कानूनों के अधिक अनुकूल हो सकते हैं। भविष्य में वे और भी ऊंचे शिखर पर पहुंचने में समर्थ होंगे। अंत में उनकी काया की तुलना लावा अधिपति एक प्राकृतिक प्राणी से भी की जा सकती है। इनके अलावा हालांकि अन्य स्वर्गीय खजाने खराब नहीं थे, वे स्पष्ट रूप से येमो की आंखों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जब लावा विमान में निर्मित शीर्ष स्तर के स्वर्गीय खजाने की तुलना में उसकी आंखें इतनी तेज थी कि अन्य स्वर्गीय खजाने जो थोड़े हीन थे, वे भी बाहर के लोगों द्वारा लड़े जाएंगे। उनके लिए कोई भी ऐसी चीज जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, कूड़ेदान के समान थी। ये शीवेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके लिए ये चीजें सोने पर सुहागा जैसी थीं। वास्तव में यह बहुत संभावना थी कि वे अन्य मार्शल आर्ट के साथ संघर्ष करेंगे जिसका वह अभ्यास करता था। हालांकि हुआ मैंगान के लिए ये अच्छी चीजें थीं। हुआ मैंगान ने फीनिक्स कबीले की रक्त रेखा को उत्तेजित किया था और उसकी काया भी फीनिक्स कबीले के करीब जाने लगी थी। यह लगभग उन जन्मजात प्राणियों की तरह था जो अग्नि विशेषता मार्शल आर्ट और जादुई शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। फीनिक्स कबीले एक जन्मजात दिव्य जानवर था जो आग की विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। कोई भी उसके लिए इन बातों के महत्व की कल्पना कर सकता है। शायद इसे हल्का माना जाएगा यदि वह मौके पर ही गहन मृत्यु लोक में कदम रखे। इन प्राकृतिक खजानों के अलावा कुछ टूटे हुए जादू के उपकरण भी थे। ये सभी टूटे हुए जादू के उपकरण थे जिनका उपयोग एक बार विशेषज्ञों द्वारा किया गया था जिन्होंने लावा अधिपति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनमें से अधिकांश में अभी भी ज्वाला अपर्दन के निशान थे। उन्हें लावा अधिपति द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि ये जादू के उपकरण बहुत मूल्यवान नहीं थे, लेकिन इन्हें परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी दुर्लभ मानी जाती थी। इसलिए ये शीवेन ने उन्हें जाने नहीं दिया और उन सभी को इकट्ठा कर लिया। गहरे क्षेत्र में कदम रखने के बाद उसके शरीर पर मौजूद धन अत्यंत तेज गति से नष्ट हो गया था। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने से उसकी मूल गणना से अधिक खपत होगी। वास्तव में यह मूल रूप से उनकी गणना से बहुत अधिक था, विशेष रूप से जब उन्होंने अपने मार्शल आर्ट अवतार को संघनित किया था। एक शक्तिशाली युद्ध शक्ति रखने के लिए भुगतान करने की कीमत यह थी कि सामान्य लोगों की तुलना में खेती करना अधिक कठिन होगा। उसके लिए चाहे उसके पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, वह पर्याप्त नहीं थी। उसके पास शैतान राजा का खजाना होने पर भी ऐसा ही था। अभी भी बहुत सारे अंतराल थे। मूल रूप से उसे जितना हो सके उतना खर्च करना था। इनके अलावा इस बार यहाँ आने के लिए ये ज़िवेन का मुख्य उद्देश्य भी था अनामडाउ कॉलेज का प्रवेश टोकन। यह एक कांस्य टोकन था जिसने एक प्राचीन आभा बिखेर दी थी। इसका कितने वर्षों का इतिहास था यह ज्ञात नहीं था। इसकी गुणवत्ता पहले से ही असाधारण थी।
ये शिवेन ने अपनी दिव्य समझ से इसकी कितनी भी जांच की हो, यह बेकार था। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि यह टोकन किस प्रकार की सामग्री से बना है। हालांकि जिस बात ने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि लावा अधिपति की ताकत चरम पर कही जा सकती थी। जब तक कोई दिग्गज शख्सियत कार्रवाई नहीं करती तब तक उसका कुछ भी करना असंभव होगा। लेकिन अब यह प्रवेश टोकन नामलेस डाउ कॉलेज के किसी व्यक्ति द्वारा यहाँ रखा गया था और लावा अधिपति को इसका आभास भी नहीं हुआ था। ऐसी उपलब्धि हासिल करने के लिए किस तरह के शक्तिशाली साधनों की आवश्यकता होगी। नामलेस डाउ कॉलेज की शक्ति शायद उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थी। कोई केवल इस तथ्य से कल्पना कर सकता है कि वे आसानी से कुछ ऐसा हासिल कर सकते हैं जिसे वह असंभव समझते थे। बहरहाल कुछ भी हो, यह टोकन ही उनका यहाँ आने का मुख्य मकसद था। उसने तुरंत इसे तियानुयुवान मिरर में स्टोर कर लिया। इस समय वह पहले ही यहाँ की सारी दौलत लूट चुका था। उन जुबान कोड और स्पिरिट क्रिस्टल के अलावा बाकी दौलत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। युएलाओ के पास लाखों हुआन करोड़ शामिल थे, भले ही उसे तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था और एक बार उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। उसके लाभ ने उसके नुकसान को बहुत कम कर दिया था। जीवन और मृत्यु के यिन यांग आरेख में यिन यांग जीवन और मृत्यु शक्ति के लिए वह बाद में धीरे धीरे इसकी भरपाई कर सकता था। यह उसके उपयोग को प्रभावित नहीं करता था और इन लाभों की तुलना में उल्लेख के लायक भी नहीं था। वास्तव में ये चीवेन ने यह भी सोचा था कि अगर आवश्यकता होती है तो कुछ और बार तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। स्वाभाविक रूप से यह सिर्फ एक विचार था। वह बहुत स्पष्ट था कि इस बार उसकी सफलता काफी हद तक आकस्मिक थी और उसे दोहराया नहीं जा सकता था। भले ही उसने केवल एक साधारण शिखर गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ का सामना किया हो, उसकी ताकत कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना ये जीवेन, जिसने अभी अभी चरम मृत्यु क्षेत्र के प्रारंभिक शिखर पर कदम रखा था, के साथ तुलना कर सकता था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि अगर वह दोबारा ऐसा करता तो उसकी हत्या कर दी जाती। सारी दौलत लूटने के बाद ये शिवेन जरा भी नहीं हिचकिचाए। वह तुरंत लावा से अलग हो गया और तेजी से भाग निकला। लावा समुद्र छोड़ने के कुछ ही समय बाद उसने महसूस किया कि उस क्षेत्र में पहले से ही कई अत्याचारी प्रभामंडल उतर चुके थे। वे लावा तल में कुछ विशेष और शक्तिशाली अस्तित्व थे। भले ही वे लावा अधिपति जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे अत्याचारी थे। यदि ये शिवेन थोड़ा धीमा होता तो वह उनके द्वारा अवरुद्ध हो जाता और परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय होते। इस समय वह इन लावा जीवों की हरकतों की परवाह करने के मूड में नहीं था और सीधे उस जगह की ओर उड़ गया जहां हुआ मैंगान ठहरी हुई थी। इस बार आधे से अधिक लाभ हुआ मैंगान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। वह भी खुशी से भर गया था और हुआ मैंगान को जल्द से जल्द बताना चाहता था। हालांकि उनके दिल में थोड़ी बेचैनी थी। यह भावना सीधे उसके दिल में उतर गई और बिना किसी कारण के उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। उसकी साधना के स्तर पर इस प्रकार की चेतावनी निश्चित रूप से निराधार नहीं थी। यह केवल हो सकता है कि वह पहले कुछ चूक गया था। यह सोचकर उसने और रुकने की हिम्मत नहीं की और जिस गति से तूफान के पंख उसके पीछे फड़फड़ाए वह कुछ पायदान बढ़ गया।